मैं कल लास्ट क्लास में देखा था कि अपना एसईआर क्या रहता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज रेशियो, टारगेटिंग कंपनी बाय एक्वायरिंग कंपनी। हमने ये देखा था कि अगर जो कंपनी है वो कैश देती है तो उसके इसमें इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको नहीं लेते हम, और कैश में जो इंटरेस्ट, अगर बोरोड कैश है तो इंटरेस्ट, और रिटेन अर्निंग्स के थ्रू दे रहे हैं या फिर अपने उससे, तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस होता है और उस पर टैक्स रेट को की जो सेविंग होती है उसको कंसिडर करते हुए लेते हैं। और अगर हम टारगेटिंग कंपनी को इक्विटी शेयर्स ही दे देते हैं तो उस केस में भी हमने देखा था कि अगर हमें ईपीएस निकालना है तो उस केस में प्रॉफिट लेते हैं, और अगर हमें एमपीएस निकालना है तो इस केस में मार्केट वैल्यू आती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है। फिर ईपीएस से हमें एमपीएस कैसे निकालना है वो भी देखा था हमने इसको। ठीक है, उसके अलावा एक हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होता है, कि जो टारगेटिंग कंपनी है उसकी न्यू वैल्यू लेते हैं, यानी कि पोस्ट मर्जर वैल्यू और प्री मर्जर वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन यानी कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर बोली जाती है, जो कि एक्वायर कंपनी देने को रेडी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एक अगला नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बेसिकली अपने इस कैश रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब इसमें हम जैसे देखते हैं, द सीईओ ऑफ ए कंपनी थिंक दैट शेयर होल्डर ऑलवेज लुक फॉर ईपीएस, देयरफॉर ही कंसीडर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस यानी कि ये क्या चाहता है कि जो मर्जर के बाद जो इसका ईपीएस होगा ना, वो जो अभी करंट में एक्वायरिंग कंपनी का जो ईपीएस है वही मर्जर के बाद भी होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि मैक्सिमाइजेशन ये होना चाहिए, हिज कंपनीज करंट नेट प्रॉफिट आर 80 लैक्स, नेट प्रॉफिट इसके 80 लैक्स हैं, पी मल्टीपल जो है 10.5 का है, ये अनदर फर्म को बाय करना चाहता है जिसका प्रॉफिट जो है 15.75 है, पीई मल्टीपल 10 का है। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो देखो, ये मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो चाहता है so that he could keep EPS at the current level given that the current market price of both the acquirer and the target company are 42 and 105 respectively। ओके, सीईओ जो फंड्स हैं वो 15% पे बोरो करेगा, ठीक है, एंड बाय आउट द टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, और ये कैश देगा, शेयर्स नहीं दे रहा है, कैश देगा। हाउ मच कैश शुड ही ऑफर टू मेंटेन ही जीपीएस, ये जानना चाहता है कि भाई कितना ही कैश दे ताकि इसका जो ईपीएस है ना वो मेंटेन रहे, जो इसने बोला ना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो वो, और टैक्स रेट है 30%। ठीक है, देखो एक्वायरिंग कंपनी का डेटा है हमारे पास, ठीक है, टारगेट और इंटरेस्ट रेट भी है, हम इसका ईपीएस निकाल सकते हैं। ईपीएस निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला था, हमने जैसे देखा था कि वो होता था एमपीएस बाय पीई रेशियो, यानी कि अपना जो हो गया 42 बाय 10.5। ठीक है, 42.10.5 ये अपना आ जाएगा 4। और फिर ऐसे ही हम टारगेटिंग कंपनी का भी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के ईपीएस से हमारा एसईआर निकल के जाएगा 2.625। ठीक है, अब इसने बोला कि हमें कैश निकालना है, यानी कि कैश हमारे पास है नहीं, तो हम अज्यूम करते हैं कि कैश हमारा एक्स है, इसे हम ईपीएस के फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे। हमारे पास प्रॉफिट है 80 लैक्स 15.75 लाख का, ठीक है, कैश हमारे पास एक्स है जिसपे 15% का इंटरेस्ट है, 13% का टैक्स सेविंग होगा। इसमें जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है कैश आ जाएगा 150 लाख का। ठीक है, और अगर हम इसका एक बार आंसर देखें तो हमारा ये आंसर आता है 150 लाख का कैश। ठीक है, इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आता है नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसीडरिंग मर्जर विद एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड आर करंटली ट्रेडेड एट ₹20। अच्छा देखो, इसमें ना एक चीज पहले समझो कि कई बार क्या होता है कि जब ये चैप्टर करोगे ना तो इसमें क्या होगा ना कि यूजुअली ऐसा ही होता है कि जिसका नाम आगे है ना वो एक्वायरिंग कंपनी होता है, जिसका नाम फिर बाद में कभी आ रहा होता है वो टारगेटिंग कंपनी होता है। बट ऐसा हर केस में नहीं है, ठीक है, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये एक्वायरिंग कंपनी है कि टारगेटिंग कंपनी है, किस कंपनी है, क्या है, एक बार उसके बारे में डिटेल पढ़ना, वरना यूजुअली क्या होता है कि हम केवल डेटा के ऊपर भग जाते हैं और फिगर्स गलत लेके आंसर गलत कर देते हैं, तो इस चीज पे ध्यान रखना। XYZ Limited considering merger with ABC Limited, XYZ Limited are currently traded at 20, ठीक है, और 2,50,000 के पास उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, इसका अर्निंग है 5 लाख का। एबीसी लिमिटेड 1,25,000 के शेयर्स हैं और 10 रुपीज का मार्केट प्राइस है इसका, और इसके पास ईएटी है 1,25,000 का। ओके, द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ ए स्टॉक स्वैप। ओके, ABC Limited has agreed to a plan under which XYZ Limited will offer the current market value of
यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि XYZ लिमिटेड ऑफर कर रहा है, यानी कि ये एक्वायरिंग कंपनी है, और ABC लिमिटेड जो है वो अपना टारगेटिंग कंपनी। ठीक है, इसमें हमें प्री मर्जर EPS निकालना है। ओके, PE रेशियो निकालना है बोथ द कंपनीज का। डन है। तो इसमें देखो, अब हमने पहले पूरा का पूरा डेटा लिखा, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो थे, अपना अर्निंग कितनी थी, MPS कितना था। ठीक है, उसे EPS चाहिए था, EPS निकाल सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे देखो PE रेशियो नहीं है तो MPS का कोई यूज नहीं बनेगा, बट हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स है और हमारे पास अर्निंग्स है। ठीक है ना, तो यानी कि अर्निंग डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 25,000, हमारे पास आ जाएगा 2। सेम इसी तरीके से 125 बाय 125 1। ठीक है, अब हम पी रेशियो भी निकाल सकते हैं, 20 डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 10 डिवाइड बाय 1 10। ठीक है, ये हमारा पी रेशियो और एमपीएस निकल गया जो उसने हमसे मांगा था। अगला है, इफ एबीसी लिमिटेड पी रेशियो इज 6.4, व्हाट इज इट्स करंट मार्केट प्राइस। भाई साहब, अगर पी रेशियो 6.4 है तो करंट मार्केट प्राइस कितना होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे कि पी रेशियो कितना 6.4, ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड का पी रेशियो तो इसने दे दिया है, यानी कि हमें इस वाले पी रेशियो का कोई यूज नहीं है, बट ईपीएस तो यही रहेगा, ईपीएस तो चेंज नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास ईपीएस है 1, पी रेशियो है 6.4, तो एमपीएस कितना हो गया 6.4। ठीक है, तो हमारा एमपीएस भी निकल के आ गया। डन है। बट इज द एक्सचेंज रेशियो। ओके, अब देखो एक चीज समझो, अगर इस क्वेश्चन ने यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस निकालने को बोला, तो अब एक्सचेंज रेशियो हम ईपीएस का तो नहीं ले सकते, है ना, वरना इसका करंट मार्केट प्राइस निकलवाने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सचेंज रेशियो है ना, तो एमपीएस का लेंगे। ठीक है, और फिर क्या, XYZ लिमिटेड की पोस्ट मर्जर ईपीएस भी निकालना है। ओके, तो हमने जैसे कि वो लिखो, स्टॉक एक्सचेंज लिया, यानी कि हमारा एमपीएस था 6.4, टारगेटिंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी का है 20, ये हमारा आ जाएगा 0.32। ठीक है, फिर ईपीएस निकालेंगे, प्रॉफिट हमारे पास ये रहा 5,125,000, शेयर्स हमारे पास हैं 2,50,000 125,000, और हमारा एससीआर आया था, इससे हमारा ईपीएस भी निकल जाएगा 0.16 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो। ओके, इफ XYZ लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर सेम, यानी कि जो हमने उस वाले क्वेश्चन में देखा था ना, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, वो वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस केस में XYZ लिमिटेड का ईपीएस है ना, वो सेम लेंगे जैसे हमने यहाँ किया था ना। यहाँ पे बेसिकली क्या था, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि भाई साहब जो ये ईपीएस था अपना 4 का, वही हमने यहाँ पे लिया था 4, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे कि भाई साहब ईपीएस जो है हमारा 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भाई साहब जो हमारा प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर है ना, यानी कि प्री मर्जर तो देखो 2 है ही है, ये चाहते हैं कि पोस्ट मर्जर भी 2 रहे, यानी कि ईपीएस जो हम निकालेंगे वो 2 रहेगा। तो उस केस में फिर इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक्सचेंज रेशियो। भाई एक्सचेंज रेशियो हम फिर क्या रखेंगे कि 2 ही आए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज रेशियो निकालना है। प्रॉफिट हमारे पास पहले से सेम, ठीक है, इक्विटी शेयर सेम, स्टॉक एक्सचेंज रेशियो निकाला हमने, स्टॉक एक्सचेंज रेशियो आ गया 0.5। ठीक है, अब इसका जैसे हम आंसर देखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर है, पहले का आंसर ये रहा, ईपीएस और एमपीएस निकाल लिए थे। करंट मार्केट प्राइस निकल गया 6.4 का, ये एक्सचेंज रेशियो निकल के आ गया था, और डिजायर्ड हमारा एक्सचेंज रेशियो ये रहा 0.60। ईपीएस था ये, और ये एक्सचेंज रेशियो था सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 28। देखो इसमें ना क्या है ना, कि एक चीज समझो, जैसे इसका जो तुम आंसर देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये वाली फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग, ये वाली फर्क। अब देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट द एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमें जो निकालना है उसका पर्पज समझ आना चाहिए, किस तरीके से निकलेगा वो समझ आना चाहिए, तो आंसर एट द एंड निकल ही जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन भी करो ना, तो फॉर्मेटिंग से ज्यादा केवल इस पे ध्यान देना कि भाई आंसर क्या आ रहा है, एट द एंड मेरा आंसर जो है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस। जैसे इसमें है बीए लिमिटेड, डीए लिमिटेड, ये 28 क्वेश्चन, बोथ द कंपनीज ऑपरेटेड इन द सेम इंडस्ट्री है। ठीक है, अच्छा एक चीज की, हमने जब ये एमएनए के टाइप्स पढ़े थे ना, तो उसमें हमने जैसे पढ़ा था कि जो अगर मर्जर और एक्विजिशन जो है सेम इंडस्ट्री के केस में होता है, तो वो कौन सा टाइप होता है, वो जरूर बताना। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एज फॉलो। ओके, ये पूरा डेटा है। अज्यूम दैट द बोथ द कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ऑफ मर्जर थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, कंपोज डिकम्पोज द शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज इनटू ईपीएस। ओके, ये बोल रहा है कि भाई साहब हमें ना इसका ईपीएस बताओ एंड पीई कंपोनेंट्स बताओ, एंड आल्सो सेग्रीगेट देयर ईपीएस फिगर इनटू आरओई, यानी कि मेरे को इसका आरओई भी बताना है और बुक वैल्यू भी बतानी है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कंपोनेंट्स। ओके, डन है। तो अब जैसे कि हम उसका पूरा डेटा निकालेंगे, अब इसमें क्या है, हमें क्या निकालना था,
ईपीएस, ठीक है। ईपीएस के लिए अब मेरे पास अर्निंग्स है, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स है, ओके, पीई रेशियो निकालना है तो एमपीएस भी दे रखा है, आरओई निकालना है, ठीक है। पहले अब एक इतना डेटा लिखते हैं, अर्निंग्स लिखी, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, एमपीएस लिखा, ठीक है। ईपीएस मेरे पास आ जाएगा 2,10,000 बाय 1 लाख 2.1 और उसका 1.2375, ठीक है। एमपीएस है 40, ईपीएस है 2.1, पीई रेशियो आ जाएगा 19.05 और इसका 12.12 एमपीएस बाय ईपीएस, ठीक है। शेयर होल्डर, अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है बुक वैल्यू और आरओई। अब देखो बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू होती है कंपनी की नेटवर्थ, ठीक है। कंपनी की नेटवर्थ बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स, इसे बोलते हैं कंपनी की नेटवर्थ। अब इसमें ना एक चीज होती है कि जैसे जो मेरे एसेट में मैं क्या होता है कि मैं कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उस टाइप के जो भी एक्सपेंस है ना, उनको मैं इससे लेस करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मेरी जो ये नेटवर्थ है, नेटवर्थ में ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये सब लेस होते हैं। अब इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम नेटवर्थ ले लेंगे, यानी कि इस केस में 12 लाख और इस केस में 8 लाख। तो यहाँ पे हमने लिखा 12 लाख और 8 लाख, इसे हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड बोल लो, बुक वैल्यू बोल लो, नेटवर्थ बोल लो, ये दोनों, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी हो जाएगी, 12 लाख के ये रहे शेयर हमारे पास 1 लाख, ये आ गया 12 लाख, 8 लाख के शेयर होल्डर्स फंड, 80,000 के नंबर ऑफ शेयर, ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमें निकालना है रेट ऑन इक्विटी, ठीक है। रेट ऑन इक्विटी क्या होता है कि सपोज करो अगर शेयर होल्डर ने एक 100 रुपए लगाए हैं, ठीक है, तो उस 100 रुपए पे हम उसे कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं, ठीक है, उसका जो रेट होता है ना, वो होता है रेट ऑफ इक्विटी। अब जैसे इस केस में क्या है कि शेयर होल्डर ने लगाए 12 लाख रुपए, ठीक है, हमने उन्हें प्रॉफिट कमा के दिया 12,10,000 का, तो यहाँ पे हमने कितने का रिटर्न करके दिया, हमने दिया 17.5 का, और इस केस में 99,000 का प्रॉफिट, 8 लाख का इक्विटी, तो 12.375% का रिटर्न इक्विटी, क्लियर है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में है कि भाई साहब ये एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर ईच कंपनी, ये बात कर रहा है कि भाई साहब हमें ग्रोथ रेट बताना है। अब ग्रोथ रेट देखो, एक चीज समझो, ग्रोथ रेट क्या होती है कि 100 रुपीज है जैसे, ठीक है, कंपनी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, अब उसमें से तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वो क्या करेगी कि 90 रुपीज का रिटेन अर्निंग रख ले, या फिर डिविडेंड दे दे, ठीक है। अब क्या हो सकता है, या तो फुल्ली एंड फुल्ली रिटेन, सब कुछ भी डिविडेंड ना दे, केवल रिटेन अर्निंग रख ले, या फिर पूरा का पूरा डिविडेंड पे कर दे, या फिर प्रोपोर्शनेट भी कर सकती है। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया, ठीक है, तो कंपनी के पास से वो पैसा जा चुका है, ठीक है। अब वो कंपनी उस पे एक चीज समझो, ग्रोथ तो करके दे नहीं सकती भाई, अब पैसा ही उसने दे दिया, तो अब उसमें कंपनी कैसे उसको यूटिलाइज करेगी, नहीं। बट जो भी पैसा रिटेन अर्निंग में रखा है कंपनी, उसको तो यूटिलाइज कर सकती है ना, उस पर तो रिटेन अर्निंग कमा के दे सकती, उस पर तो क्या बोलते हैं, अर्निंग करके दे सकती है, ठीक है। तो यानी कि अगर सपोज करो शेयर होल्डर ने लगाए थे 1,000 रुपए, कंपनी ने कमाए 100 रुपए, और उस पे जो है जिसमें से 90 रुपए कंपनी ने रखे, 10 रुपए दे दिए, तो 90,000 रुपए तो अब अगली साल जो होगा 1,000 रुपए पे तो कंपनी पैसे कमा के देगी, ठीक है, रिटर्न देगी, बट साथ में इस 90 रुपए भी देगी, क्योंकि उसने रिटेन में रखा है, दोनों पे वो बनेगी रिटर्न, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि अब हमारे पास दे रखा है यहाँ पे डिविडेंड पे आउट, ठीक है। डिविडेंड पे आउट क्या था कि हमने कितना डिविडेंड पे किया, तो जैसे 40%, 60%, तो यहाँ पे 40% 0.4, 60% 0.6, तो कितना मेरे पास रिटेन अर्निंग में गया, 60%, और यहाँ पे 40%, ठीक है। मेरा रिटर्न कितना है, मैं कितना रिटर्न कमा के दे रहा था कंपनी को, 17.5% बीए के केस में, डीए के केस में 12.375%, ठीक है। अब मेरा ग्रोथ क्या होता है कि भाई रिटेन अर्निंग, जितना मैंने पैसा बचा के रखा, उस पे मैंने कितना रेट कमा के दिया, यानी कि 0.60, यानी 60% पे मैं 17.5% से रिटर्न दूंगा, यानी मेरा ग्रोथ कितना हो गया, 10.5% का, ठीक है। तो ये होता है ग्रोथ, ग्रोथ बोलते हैं बी इंटू आर, बी इंटू आर बोले तो रिटेन, रिटेन अर्निंग मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। यानी कि जो पैसा मैंने बचाया था, डिविडेंड पे नहीं किया, उसमें मैंने कितना रिटर्न दिया। अब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी बीए लिमिटेड एस्टिमेट दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर एमपीएस भी हो सकती है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मेरी कंपनी की ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ट्रू वैल्यू बोले तो ये समझो कि जैसे कि अगर मैं कंपनी को आज किसी मर्जर में लेके जाऊं, बेचने जाऊं, तो उसकी जो है करंट मार्केट वैल्यू क्या है, मतलब कि कितने पे वो बिक जाएगी, ठीक है। अब इट मे बी पॉसिबल कि भाई साहब मेरी कंपनी की वैल्यू उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है, या इट मे बी पॉसिबल कि भाई मेरी कंपनी की वैल्यू सेम भी हो सकती है,
तो ये जो मेरी इसमें कॉन्सेप्ट आता है ना कि भाई ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, जितने भी मेरी कंपनी की जो वैल्यू है ना, करंट ट्रू वैल्यू है जो है, वो मेरे करंट मार्केट प्राइस से कम या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या फिर वो सिमिलर भी हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डीए, ठीक है, डीए की बात कर रहा है, वुड बी 20 रुपीज, ओके। अब जैसे इसमें तुम देखोगे तो इसका एमपीएस कितना था, इसका एमपीएस था 15 रुपए का, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 20 की, यानी कि इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू और एमपीएस जो है दोनों के दोनों अलग है। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशो, ओके। हमें जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशो बताना है, दैट कैन बी अफोर्ड बाय बीए, ओके, जो बीए लिमिटेड अफोर्ड कर सकेगी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन पार्ट 1 एंड 2, ओके। इन दोनों के एनालिसिस से बताना है, इन दोनों को कंसीडर करते हैं, वुड यूर एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म टू बी क्लोजर टू द अपर और द लोअर रेशो, की भाई कि जो इनका रेशो रहेगा वो अपर हाफ पे रहेगा कि लोअर एक्सचेंज रेशो पे रहेगा, ओके। तो देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपीज की, एमपीएस था 15 रुपीज का, ठीक है। दोनों के केस में, बीए के केस में तो इंट्रिंसिक वैल्यू और एमपीएस सेम है, क्योंकि कुछ डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस केस में, अब जैसे मैं निकालूंगा एस तो मेरा एस जो है ये आ गया 0.5, और एमपीएस के केस में आ गया 0.375, ठीक है। तो मेरा अब देखो एक चीज समझो, अब हुआ क्या, अब इसमें एक देखो, हमने ये निकाला, ठीक है। इस केस में हमारी ईपीएस जो है बीए की ज़्यादा है, पीई रेशो बीए का ज़्यादा, शेयर होल्डर्स फंड बीए के ज़्यादा, बुक वैल्यू बीए के ज़्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी बीए का ज़्यादा, ठीक है, ग्रोथ बीए की ज़्यादा। तो नेगोशिएशन टर्म्स में कौन ज़्यादा प्रिवेल कर पाएगा, ऑफकोर्स बीए करेगा। और बीए बोलेगा कि भाई मैं एक शेयर के बदले 0.5 की जगह एक शेयर के बदले 0.375 दूंगा, मैं तो कम दूंगा ना भाई, मैं ज़्यादा क्यों दूंगा। तो इसलिए इस केस में जो जस्टिफाइबल इक्विटी एक्सचेंज रेशो बनेगा वो 0.375 बनेगा, क्यों, क्योंकि बीए के जो है नेगोशिएटिंग टर्म्स जो है ज़्यादा रहेंगे। फिर अगला आता है कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर ईपीएस, ओके। एक्सचेंज रेशो है 0.4 रहेगा, बीइंग ऑफर्ड बाय बीए लिमिटेड एंड इंडिकेट द इमीडिएट ईपीएस एक्रीशन और डायल्यूशन, ओके। एक्रीशन मतलब होता है इंक्रीज होना, और डायल्यूशन मतलब होता है डिक्रीज होना, कि भाई पहले से जो है अब मर्जर के बाद वैल्यू जो है ईपीएस की वो बढ़ गई कि कम हो गई, दैट विल अकर ऑन ईच ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, ओके। अब देखो ईपीएस जो हम निकालेंगे, हमारे पास प्रॉफिट था 2,10,000 का, 99,000 का, ठीक है। हमारे पास जो ईपीएस के शेयर्स थे, शेयर्स हैं 1 लाख और 80,000 के, ठीक है, 80,000, और अपना एक्सचेंज रेशियो 0.4, ये अपना आ गया ईपीएस 2.341 मल्टीप्लाई बाय एसईआर करेंगे तो अपना डीए का भी आ जाएगा ईपीएस, पहले था 2.1 और 1.2375। अब इसमें देखोगे तो बीए के केस में हमारा ईपीएस बढ़ गया, बट डीए के केस में हमारा ईपीएस गिरा है, ठीक है, क्योंकि पहले था 1.2375 और अब है 0.9364। अगला है बेस्ड ऑन सेम, उसी पे बात कर रहा है, अज्यूमिंग बीए लिमिटेड प्री मर्जर पीई रेशियो विल कंटिन्यू आफ्टर, ओके। ये कह रहा है कि जो बीए लिमिटेड का पहले पी रेशियो था ना वही सेम है, कंटिन्यू आफ्टर द मर्जर, ओके। एस्टिमेट द पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, आल्सो शो द रिजल्टिंग एक्रीशन और डायलेशन, सेम इसमें एक्रीशन और डायलेशन बताना, इंक्रीज डिक्रीज। एमपीएस देखो अब क्या है, हमारे पास ईपीएस था, ईपीएस है 2341 जो अभी निकाला था हमने, ठीक है। पी रेशियो 19.05, ये अभी हमने ऊपर निकाला, ठीक है। तो हमारे पास इससे एमपीएस आ गया, एमपीएस आ गया 40.4.60। अब इसे हम वही 0.4 करेंगे, एसईआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का आ जाएगा, पहले था 40, इसका था 15, और दोनों का लेकिन एमपीएस बढ़ा है, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ आती है कि भाई हमने जो क्या किया कि ये वाला ईपीएस लिया था, ठीक है, इसको 0.4 से किया था। अब यहाँ पे भी इस ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.4 से किया, कि हम डायरेक्ट इसको पी रेशो से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते क्या, हाँ वो भी करके लिख सकते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें अगर इसका दिखाऊँ तो 0.9364, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अपना हो जाएगा ये 19.05, देखो ये भी आ गया 17.83 यानी 84 समथिंग में। तो अब चाहे तुम उसे ईपीएस से एससीआर करके कर लो, ये डायरेक्ट पी रेशो से मल्टीप्लाई करके कर लो, आंसर सेम ही आएगा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्वायरिंग कंपनी अभिमान, यानी कि अभिमान जो है एक्वायरिंग कंपनी एंड टारगेटिंग कंपनी अभिषेक लिमिटेड, ओके। यानी कि ये अभिमान लिमिटेड एक्वायरिंग, ये अभिषेक है टारगेटिंग कंपनी, ठीक है, ये ऐसे एक्वायर करता है अभिषेक। बोथ द कंपनीज आर प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, द प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 50%, ओके। अब प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होती है ये समझो। अगर सपोज करो 100 शेयर्स हैं, ठीक है,
तो ये 100 शेयर्स में से 50% प्रमोटर्स होल्डिंग, यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स है ना उनके पास है ये होल्डिंग, और इस केस में 60% है। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री फ्लोट मार्केट का। फ्री फ्लोट मार्केट यानी कि जो पब्लिकली ट्रेडेड हो रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, यानी इस केस में जो 50% बच गए वो, और इस केस में जो 40% बच गए वो जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट है। ठीक है, यानी कि वो पब्लिकली ट्रेडेड हो रहे हैं। अब इस केस में डेटा है, ट्राइडेंट लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू डू जस्टिस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनी फॉर द स्वैप रेशियो वेट्स। ओके, ये स्वैप रेशियो के वेट्स है कि भाई साहब बुक वैल्यू का इतना, ईपीएस का इतना और मार्केट प्राइस का इतना, हमें स्वैप रेशियो निकालना है ऑन अबव वेट्स। ओके, ये कह रहा है कि अब वेट को यूज करते हुए हमें स्वैप रेशियो निकालना है। अब देखो स्वैप रेशियो में क्या करना है कि भाई साहब हमें एसईआर को वेट करके फिर एसईआर निकालना है कि क्या। तो देखो हम पहले इंडिविजुअली सबका एसईआर निकाल लेंगे। ठीक है, कि बुक वैल्यू के हिसाब से कितना, ईपीएस कितना और एमपीएस कितना, उन सबको उनके रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उनका जो टोटल होगा वो हमारा फाइनल स्वैप रेशियो बन जाएगा। यानी कि अगर जैसे इस केस में हम बात करते हैं, तो पहले हम एक बार डेटा लिखते हैं। डेटा हमारे पास प्रमोटर्स होल्डिंग थी 50% 60%, फ्री फ्लोट मार्केट की निकली जाएगी। ठीक है, अब बुक वैल्यू निकालेंगे हम। बुक वैल्यू के लिए निकालना है तो बुक वैल्यू हम बताया था शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व यानी कि 1000 लाख और 600 लाख, 1000 लाख 600 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल है 200 लाख 100 लाख की, शेयर कैपिटल 200 लाख 100 लाख की, पेड अप वैल्यू है 100 और 10 की पेड अप वैल्यू, यानी कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और अभिषेक के केस में 10 रुपीज़, तो 110 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। शेयर वैल्यू, शेयर कैपिटल है, पेड अप वैल्यू है, तो ठीक है बुक वैल्यू निकल जाएगी। बुक वैल्यू ये रही, नंबर ऑफ शेयर्स ये रहे, तो भाई साहब ये हमारा आ जाएगा 500 रुपीज़, 1000 लाख डिवाइड बाई 2 लाख और 600 लाख डिवाइड बाई 10 लाख यानी 60 रुपीज़। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, अब देखो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल हमारे पास ये है 400 लाख और 128 लाख। अब क्या है, देखो हमने बुक वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ईपीएस नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें या तो प्रॉफिट चाहिए या फिर एमपीएस चाहिए। प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास एमपीएस हम निकाल सकते हैं, तो हमें पहले एमपीएस निकालना पड़ेगा। ओके, तो 400 लाख 128 लाख ये फ्री फ्लोट मार्केट, याद रखना ये टोटल मार्केट नहीं है, फ्री फ्लोट मार्केट। तो फ्री फ्लोट मार्केट 400 लाख 128 लाख, फ्री फ्लोट होल्डिंग मेरे पास है, तो मैं इनसे टोटल मार्केट निकाल सकता हूँ। ये बन जाएगा 800 लाख और ये बन जाएगा 320 लाख। ठीक है, अब मेरा एमपीएस भी निकल जाएगा। ये 800 लाख की मार्केट है, 2 लाख के शेयर्स हैं, तो 400 का एमपीएस इधर, तो 32 का एमपीएस, 320 और 10 के बेस पे। ठीक है, पीई रेशो मेरा उसी में दे रखा है, पी रेशो है 10 और 4। ओके, पी रेशो हो जाएगा, एमपीएस मेरे पास है, मैं ईपीएस निकाल ही लूंगा 40 और 8, 400/10 32/4। क्लियर है। अब मैं सब के सब वेटेज डालूंगा सबके सब। ठीक है, वेटेज क्या होगा, एक्वायरिंग कंपनी कौन सी, अभिमान, और टारगेटिंग अभिषेक, यानी कि टारगेटिंग बाय एक्वायरिंग कंपनी 60/500 0.12 0.8 और 0.20 आएगा इस हिसाब से। वेट उसमें दे रखा है, वेट कितना है, वेट है 25%, 50%, 25%। ठीक है, यानी कि 25%, 50%, 25%। अब ये मत सोचना कि भाई साहब 50% तो बीच में था, भाई हमने इसे सीक्वेंस में निकाला। ठीक है, हमने निकाला बीपीएस, एमपीएस और ईपीएस, तो मैंने इसे इसी तरीके से लिख दिया, बट उसमें 50% ईपीएस का है, एमपीएस का नहीं। ठीक है ना, तो ईपीएस का ही 50% लिखेंगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना भाई कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है। ठीक है ना, हम फ्लो में लिख जाएंगे और 0.25 50% और 25% कर देंगे, फिगर सारी गलत हो जाएंगी, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फाइनल आएगा 0.15, हमारा स्टॉक एक्सचेंज रेशो बन जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो आता है ये बात करता है व्हाट इज द बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू निकालनी है, ईपीएस निकालना है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है, इसका अभिमान लिमिटेड का यानी कि एक्वायरिंग कंपनी का। ओके, आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक। ओके, ये यानी कि बात कर रहा है कि मर्जर के बाद की सारी वैल्यूज निकालनी है बराबर। Assuming PE ratio of Abhiman Limited remains unchanged and all assets and liabilities of Abhishek Limited are taken over at book value. ओके, डन है। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि अभिमान लिमिटेड का जो पी रेशो है ना वो हम मानेंगे कि सेम है, यानी कि एक्वायरिंग कंपनी का पी रेशो सेम है। वही यूजुअली हर जगह ये क्वेश्चन में बोलता है, बट क्वेश्चन को फिर भी ढंग से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि भाई साहब अभिषेक लिमिटेड का पी रेशो सेम है, तो इट में भी कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से डेटा चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, हम पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, अभिमान के कितने थे, 2 लाख शेयर्स बराबर 2 लाख शेयर्स आगे। अभिषेक लिमिटेड के कितने थे, 10 लाख शेयर्स, स्वैप रेशो कितना था 0.15 यानी कि 1.50 लाख आ गए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 150 लाख, सॉरी 3.50 लाख के। ठीक है,
अब टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल कितने की 350 लाख, सॉरी 3.50 लाख, ठीक है। पेड अ वैल्यू 100 रुपीज़, ठीक है। अब अभिषेक लिमिटेड तो कुछ है नहीं, जो भी है कौन है, अभिमान लिमिटेड है, राइट। तो अभिमान लिमिटेड का ही पेड अप वैल्यू है, इसके कोई पेड अप वैल्यू की को हम कंसीडर करने के का इसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो टोटल बन जाएगा 350 लाख, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ समझो, इसमें है क्या, ये जो 350 लाख है, ठीक है, इस 350 लाख में जो 200 लाख है वो तो मेरा उसका है, अभिमान का, एक्वायरिंग कंपनी का, ठीक है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय, और ये जो मेरा 150 लाख है, ये मेरा किसका है, टारगेटिंग कंपनी का है, ठीक है। अब इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो एक चीज़ समझो, अब क्या होगा कि जब अगर मैंने अपने जो शेयर कैपिटल अगर देखो यहाँ पे था 300 लाख टोटल, बट अब कितना है 350 लाख। ये मर्जर के बाद जो 50 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है ना, अब उसे मैं कहीं से तो एडजस्ट करूंगा ना, तो वो एडजस्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस से। अगर न्यू सब्सक्राइब नहीं है, अगर न्यू सब्सक्राइब होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे कैश में आके जुड़ जाएगा कि भाई कोई ना कोई कैश से खरीदेगा या बैंक से खरीदेगा। बट अगर उसके जरिए नहीं है, मैंने बस वो केवल अलॉट किए हैं, ठीक है, तो उसकी का जो एडजस्टमेंट आता है वो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस पे उसका फर्क पड़ता है। तो जैसे मेरे रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितने थे, पहले मेरे रिजर्व एंड सरप्लस थे 800 लाख और 500 लाख, ठीक है। 800 लाख, 500 लाख, पहले मेरे पास टारगेटिंग कंपनी के शेयर थे 100 लाख के, शेयर कैपिटल थी, अब हो गई 150 लाख की, यानी कि 50 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर शेयर कैपिटल बढ़ गया तो रिजर्व एंड सरप्लस गिरेंगे, 50 लाख से गिर जाएंगे, ठीक है। और ये हो गए 120,550 का लैक्स का आफ्टर मर्जर। अब इसे देखो, ठीक है। अब लॉजिकली अगर तुम एक चीज़ देखोगे ना, तो ठीक है, तो पहले मेरे पास बुक वैल्यू थी 1000 लाख, 600 लाख, यानी कि शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस सब मिला के 1600 लाख की, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं अब करने जाऊँगा, अब भी मेरे पास देखो, अब मेरे पास शेयर कैपिटल है 1350 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1250, 1600 लाख। एट देन कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो पूरी की पूरी बस एडजस्टमेंट है कि भाई वो एडजस्टमेंट यहाँ से यहाँ पे चली गई है बस। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालूंगा 350 लाख प्लस 1250 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 3.50 लाख, 5 लाख के, ये मेरी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। अगर तुम्हें ना कई बार ना ही समझ आए कि देखो ये शेयर कैपिटल तो निकल ही जाएगी एट द एंड, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि ये शेयर्स तो निकलने, ऑब्वियस सी बात है, हर क्वेश्चन में निकालने जाओगे तो निकल जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें ना एक चीज़ याद रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस पे ध्यान मत देना। तो बुक वैल्यू पूछे, डायरेक्ट यहाँ पे 1600 लाख लिखना, डिवाइड बाई 3.5 लाख, जो तुम ये निकाल ही लोगे, उससे तुम्हारा बुक वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि इसने वाले पार्ट को तुम स्किप कर देना, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें बात करते हैं ईपीएस निकालने की, ठीक है। तो ईपीएस क्या है अपने पास, ईपीएस था 40, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स थे 2 लाख, तो 80, यहाँ पे था ईपीएस 8, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख के थे, यानी कि 80, 80 प्लस 80 लाख 160 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 3.5 लाख, यानी 45.71, ठीक है। फिर अपना एमपीएस की बात आता है। अब देखो इसने क्या बोला था कि भाई साहब जो हमारा ये पी रेशो रहेगा ना, ये जो पी रेशो रहेगा ये सेम रहेगा, पी रेशो है ना, रिमेन्स अनचेंज, यानी पी रेशो जो था अभिमान का 10, तो उसी को हम कंसिडर करेंगे, यानी कि अपने पास ईपीएस है 45.71, पी रेशो था अपने पास 10 का, तो यह जाएगा 457.10, ठीक है। ये पी रेशो निकल गया। अब इसमें आगे करते हैं, इसमें कैलकुलेट प्रमोटर्स रिवाइज होल्डिंग इन द अभिमान लिमिटेड, ठीक है, यानी कि हमें रिवाइज होल्डिंग निकालनी, यानी कि रिवाइज होल्डिंग बोले तो मर्जर के बाद की। तो हमारे पास प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 50%, 60%, टोटल नंबर ऑफ शेयर से 2 लाख 2 लाख, और ये सॉरी 2 लाख और 1.5 लाख, ये आगे। प्रमोटर्स की नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे 1 लाख और 90,000, तो ये जाएंगे 1,90,000 और डिवाइड बाई टोटल, यानी कि 54.29% की डिवाइस होल्डिंग है। अब इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स लोगे ना,
ये 1.50 लाख लेना है, ये मर्जर के बाद वाले शेयर्स की। भाई मर्जर के बाद कितने शेयर्स हैं, ये पुराने वाले शेयर्स मत ले लेना। क्यों? क्योंकि भाई हम रिवाइज होल्डिंग निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमें नए शेयर्स चाहिए होंगे कि नए कितने शेयर्स हैं अपने पास, पुराने नहीं। उसके बाद ये बोलता है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, अब हमारे पास अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% की है तो फ्री फ्लोट में कितनी होगी, फ्री फ्लोट में रहेगी 25.71% रिमेनिंग। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है 3.50 बराबर 3.50 लाख के शेयर्स हैं, जिसमें से 1.90 लाख के शेयर्स प्रमोटर्स के हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है अपना 257.10 जो अभी निकाला था हमने, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलेगा। उसके बाद निकालना है हमें आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस, बुक वैल्यू। इट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड अभिमन डिसाइडेड टू इशू ओके शेयर्स एट इन द रेशियो 1/2। 1/2 बोले तो 2 शेयर के बदले में 1 शेयर देंगे बोनस। ठीक है, स्प्लिट द स्टॉक एज ₹5 ईच फुल्ली पेड अप, और स्प्लिट कर देंगे शेयर्स को 5 ईच फुल्ली पेड अप में। ओके, उसके बाद अब इसमें देखो एक चीज समझो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, शेयर कैपिटल 350 लाख की शेयर कैपिटल है, बोनस इशू 1/2 का है। 1/2 बोले तो यानी कि 0.5 शेयर्स, ठीक है ना, यानी मेरे बोनस इशू कितने का 175 लाख का। टोटल कैपिटल कितने की बन गई 525 लाख का। अब ये देखो हमारे पास पेड अप वैल्यू थी 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो 100 रुपीज़ की पेड अप वैल्यू तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे 5.25 लाख बोनस के बाद के। अब बात आती है कि शेयर स्प्लिट हो गया, शेयर स्प्लिट हुआ 0.5 में। अब 0.5 क्या करना है, मतलब इसमें इसने बोला 0.5 ईच फुल्ली पेड अप। अब यानी कि इसमें एक चीज़ समझा, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हमें क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे था, अज्यूम करके चलते हैं, ये हो गया 2 लाख शेयर्स थे यहाँ पे, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है, तभी जाके 200 लाख बना। तो ये बात कर रहा है 2 लाख एट द रेट ऑफ 5 ईच, ठीक है, इक्वल्स टू 100, सॉरी 10 लाख, या फिर ये बात कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 200 लाख, यानी कि 40 लाख। ये कह रहा है क्या मैं शेयर्स को सही सेम रखूँ या फिर शेयर कैपिटल को सेम रखूंगा। ठीक है, जब भी स्प्लिट की बात आती है ना, याद रखो ये स्प्लिट है, रिडक्शन नहीं है, शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं है, ये स्प्लिट हो रही है। यानी अगर पहले मेरे पास 100 शेयर कैपिटल थी, शेयर्स नहीं शेयर कैपिटल, यानी कि ये वाली फिगर, ठीक है ना, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर नहीं। तो ये जो 100 थे ना, ये आज भी 100 ही हैं। बस क्या हुआ है कि ये जो 100 रुपये का था ना एक शेयर, ये आज 100 रुपये का नहीं है, ये आज 5 रुपये का हो गया बस। तो इससे क्या होगा, मेरी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कंसिडर करेंगे। तो स्प्लिट हो रहा है, यानी मेरी शेयर कैपिटल जो है ये पहले भी 525 की थी बोनस के बाद, तो अब भी 525 ही रहेगी। इसमें बस पेड अप शेयर कैपिटल हम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 105 लाख के। ठीक है, अब ईपीएस निकालेंगे। ईपीएस हमने देखो प्रॉफिट तो पहले ही निकाला था 80 लाख प्लस 80 लाख का, तो वही प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 160 लाख का। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए 105 लाख के, ये निकाले थे जो भी हमने, ये हमारा ईपीएस आ गया। ठीक है, अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालेंगे। बुक वैल्यू पर शेयर, अब देखो ध्यान दो, हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर, शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर कैपिटल है हमारी 525 लाख की। ठीक है, अब हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा था 12 था 150 का, 1250 का। अब हमने बोनस इशू किया है। ठीक है, अब जैसे इंटर में भी हमने पढ़ा है ये चीज़ कि जैसे जो बोनस इशू करते हैं तो वो बोनस क्या होता है, शेयर कैपिटल से निकलता है, यानी शेयर कैपिटल हमारा कम हो जाता है और शेयर कैपिटल हमारा, सॉरी, कैपिटल रिजर्व कम हो जाता है और शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि अब शेयर कैपिटल को तो मैंने बढ़ा दिया, तो ये मेरा जो रिजर्व एंड सरप्लस यानी 1250 का, ठीक है, तो इसको मैं कम कर दूंगा। कम करूँगा तो कितने से कम करूँगा, भाई मैंने बोनस बढ़ाए थे 175 से, राइट, तो उतने से ही कम करूँगा। अब मैं क्या इसमें स्प्लिट का भी फर्क दूंगा, नहीं भाई, स्प्लिट में मेरा शेयर कैपिटल जो है वो तो सेम ही रही ना, शेयर कैपिटल पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है ना। शेयर कैपिटल वो स्प्लिट से मेरा क्या हुआ, स्प्लिट से तो बस मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, उससे मेरी शेयर कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ा ना। और बुक वैल्यू निकालते वक्त मैं शेयर्स नहीं शेयर कैपिटल लेता हूँ, तो इसलिए मैं उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें केवल बोनस का इफेक्ट आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 105 लाख के शेयर जो अपने टोटल है, और इससे मेरी बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दोगे ना, ठीक है, तो जैसे ये देखो हमारे पास 1250 माइनस 175, देखो यहाँ पे भी मेरी शेयर कैपिटल 1600 ही,
तो अगर तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, इसमें ना समझ आए, तो कुछ नहीं, टोटल उठा के 1600 जो पहले की शेयर कैपिटल थी वही बाद में चिपका देना। याद बस इतना रखना कि भाई ये बोनस इशू होना चाहिए, ठीक है ना। अगर न्यू सब्सक्राइब हुए तो न्यू सब्सक्राइब के केस में यहाँ पे फ़र्क आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के केस में फिर वहाँ पे वो प्लस में आएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं इसमें। जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसकी ड्राफ्टिंग पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो बात कर रहा है इस केस में। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। एम कंपनी लिमिटेड स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड बाय वे ऑफ मर्जर। ओके, यानी कि एम कंपनी जो है वो एन कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। इसमें ईएटी दे रखा है, अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट प्राइस है। ओके, इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, ओके, एंड द एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो ये जो एक्सचेंज रेशो है ना अपना, ये करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि 200 और 160। इसमें टारगेटिंग कंपनी कौन सी है? एन कंपनी, यानी कि 160 डिवाइड बाय 200, ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज रेशो आ जाएगा। व्हाट इज द न्यू ईपीएस, और ईपीएस निकालना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग्स हमें दे ही रखी है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास दे ही रखे हैं, ईपीएस और एसईआर हमें दे रखा है। ईपीएस निकालना है, सिंपल लॉजिक से ईपीएस निकल जाएगा। असली पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 है, इसमें ये पॉइंट आता है। ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। यानी कि क्या, जिसमें जैसे हमने पढ़ा था पहले मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो बोले तो जो एक्वायरिंग कंपनी है वो चाहती है कि ये जो मर्जर के बाद वाला ईपीएस है ना, ये इसका होना चाहिए। बट अब इस केस में टारगेटिंग कंपनी चाहती है कि ये जो मर्जर के बाद वाला ईपीएस है ये कुछ ऐसा निकले कि भाई साहब जब इसको, जब ये ईपीएस बी निकालें, ठीक है ना, तो ईपीएस बी जो है वो उसका निकलना चाहिए टारगेटिंग कंपनी का। यानी कि टारगेटिंग कंपनी का प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर ये सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसे देखो, समझो कि कैसे करते हैं। अभी हमने इसका पूरा डेटा पहले एक बार कलेक्ट करते हैं। ये डेटा हमने निकाला, अर्निंग निकाली 80 लाख, 24 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए, एमपीएस लिख लिया। ईपीएस में निकाल सकता हूँ, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से 5, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, हमारा फॉर्मूला ये होता है ईपीएस निकालने के लिए, प्रॉफिट ए का, बी का, सिनर्जी, कोई भी सेविंग होगी तो वो, इक्विटी शेयर्स होते हैं एक्वायरिंग के, इक्विटी शेयर्स होते हैं टारगेटिंग कंपनी के, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई बाय एसईआर। तो ये हमारा, इसे अज्यूम करते हैं ये इक्वेशन ए 1 है, ठीक है। अब क्या होता है, ईपीएस जब बी निकालते हैं तो ईपीएस बी में हम क्या कर लेते हैं, मर्जर के बाद का ईपीएस मल्टीप्लाई बाय एसईआर। एक चीज समझो, इस पूरे क्वेश्चन में, सॉरी इक्वेशन में, जब हम क्या बोलते हैं मर्जर का ईपीएस निकाल रहे होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम मतलब क्या बोलते हैं, अगर हमें ईपीएस बी को इसे पुट करना है तो हम किसी भी तरीके से इसे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कहीं इसकी बात ही नहीं आती है। इसका बात आती है जब ये निकल जाता है तो उसके बाद हम ईपीएस बी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ईपीएस बी को फिर इसे ऐसे, सॉरी ईपीएस मर्जर वाले ए प्लस बी को ईपीएस बी बाय एसईआर लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास ईपीएस ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई है, यानी कि ईपीएस ए प्लस बी ये भी है इक्वल्स टू ये, और ये भी है कि अगर ईपीएस बी को डिवाइड कर दूंगा और इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, सिंपल लॉजिक है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मेरे पास अब इस पूरी इक्वेशन में ईपीएस बी डालने के लिए एक पॉइंट आ गया, यानी कि मैं 6 को इक्वेशन में डाल सकता हूँ। तो मैंने 6 को इक्वेशन में डाला, स्टॉक एक्सचेंज रेशो मेरे को चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मेरे पास है 80 लाख 24 लाख का, शेयर्स है 16 और 4 लाख के, और मेरे पास एसईआर मेरे को निकालना है। तो अब जब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये एसईआर आएगा 1.2 का। अब वैसे इसे रिवर्स में चेक करते हैं, ठीक है। ईपीएस ए प्लस बी निकालते हैं, यानी 80 लाख 24 लाख शेयर्स डालिए, एसईआर डाला 1.20, जो निकाला ये हमारे पास आया 5 रुपीज का। अब वैसे ये तो 6 आया नहीं, अरे भाई ये मर्जर का ईपीएस है ना। अब इसमें बी का ईपीएस निकालेंगे, तो बी के ईपीएस के लिए क्या, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, जो हमारा एसईआर था ये हमारा आ गया 6, यानी कि बाद में भी 6 और पहले भी 6, यानी हमारा मैच कर गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशन देखी थी, तो ये इक्वेशन में ईपीएस प्लस डिवाइड बाय एसईआर लिखने का सिर्फ यही पर्पज रहता है कि भाई साहब जो ये ईपीएस, इस पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास कहीं भी ईपीएस बी डालने का ऑप्शन नहीं है ना, उससे हमें ये मिल जाता है ईपीएस बी डालने का ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर जो अपना है 29 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इजी क्वेश्चन है, सच कोई डिफिकल्टी है नहीं। Here, during the audit of weak bank, RBI suggested that the bank should either merge with another bank or may close down. Okay, यानी कि weak bank के merge करने की बात कर रहे हैं। Strong Bank Limited has submitted a proposal of merger.
ऑफ वीक बैंक विद इटसेल्फ। ओके, यानी कि स्ट्रॉन्ग बैंक जो है वीक को वो करना चाहता है मर्ज। अब देखो इसमें एक्वायरिंग बैंक ये है, राइट, और टारगेटिंग के बैंक ये है, और बैलेंस शीट में भी सेम उसी तरीके से। अब ठीक है ना, अब होगा क्या, कई बार क्या करते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं है, हम डेटा देखते ही नहीं किसका है, हम इसी को पूरे को क्या बोलते हैं एक्वायरिंग मान के और आगे करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन गलत हो जाता है, रिवर्स गलत हो गई। इसलिए तो ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट दे रखी है, ये सारे वेट असाइन कर रखे हैं, एनपीए का है, कार का वेट है, एमपीएस का वेट है, बुक वैल्यू का वेट है, ये हाँ, ये उनके परसेंटेज है कि भाई साहब स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में कितना है, ये पूरा डेटा है। इसने क्या बोला, स्वैप रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं वीक बैंक को जो हम मर्जर के बाद इशू करेंगे, बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर मर्जर की, कार निकालना है, ग्रॉस एनपी निकालना है स्ट्रॉन्ग बैंक का आफ्टर मर्जर। ओके, तो हम सबसे पहले स्वैप रेशियो निकालते हैं। अब देखो स्वैप रेशियो क्या है, ग्रॉस एनपी है, ठीक है, ग्रॉस एनपी हमने लिख लिया, कार लिख लिया, एमपीएस लिख लिया, बुक वैल्यू हमारे पास नहीं है, राइट, पर बुक वैल्यू का वेट तो है, ये देखो। तो बुक वैल्यू को क्या करेंगे, अभी पढ़ा था, बुक वैल्यू क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल बाय रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल बाय रिजर्व एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पर इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, राइट। तो मैंने बताया था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अपने ये इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से लेस होते हैं। यानी कि अगर मैं पेड अप कैपिटल लिखूंगा 150 500 रिजर्व सरप्लस 85,500, तो उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लेस होंगे, ठीक है। पर स्ट्रॉन्ग बैंक में कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे जीरो, नेटवर्थ आ गई 180 लाख, ये आ गई 6,000 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे निकल जाएंगे भाई 10 रुपीज ईच है, तो यानी 15, और ये आ जाएगा 50। बुक वैल्यू निकाल लूंगा 180 बाई 15 12, और 6,000 बाई 50 120, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे 12 बाई 120। अब इसमें ना एक चीज समझो, देखो हो क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग बैंक का कैपिटल एडिकेसी रेशियो ज्यादा, ठीक है, मार्केट प्राइस भी ज्यादा, बुक वैल्यू भी ज्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं, वही वीक बैंक डिवाइड बाय स्ट्रॉन्ग बैंक, वीक बैंक बाय स्ट्रॉन्ग बैंक, वीक बैंक बाय स्ट्रॉन्ग बैंक, ऐसे करके हमने ये सारे से सारे तीनों निकाल दिए। बट एक चीज समझो कि 40/5 हमने नहीं किया यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि देखो अगर हम करेंगे 40/5 तो ये आता है 8। यानी कि अब तक जब हम बात कर रहे थे कि भाई साहब हम एक शेयर के बदले 0.31 देंगे, 0.12 देंगे, 0.1 देंगे, अब हम एक शेयर के बदले 8 शेयर दे देंगे, क्या ये पॉसिबली सही है? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि वीक बैंक है भाई वो, उसको हम इतने शेयर क्यों देंगे। तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई साहब ये एनपीए क्या चीज होती है। एनपीए देखो अब क्या है ना, कि जैसे हमने ऑडिट में भी देखा था इंटर में, जब हम बैंक का पढ़ते थे बैंक के रिलेटेड में, एनपीए क्या होता है, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि भाई साहब जो मेरे एक तरीके से बैड एसेट्स हैं जिनसे मैं पैसा रिकवर नहीं कर सकता हूँ। यानी कि स्ट्रॉन्ग बैंक का यानी कि एनपीए, ये अब तक तीनों जो चीजें थी ना, ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा बेटर होती हैं उतना बढ़िया है। यानी कि अगर मेरा ये 16 है, ठीक है ना, यानी कि ये वीक के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग बैंक 96 12 से ज्यादा अच्छा है, ये 120 12 से ज्यादा अच्छा है। बट एनपी के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, एनपी यानी कि बैड एसेट जो है, बैड एसेट मेरे जितने कम उतना बढ़िया, यानी स्ट्रॉन्ग बैंक के केस में मेरा 5 जो है 40 से ज्यादा बढ़िया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में रिवर्स करेंगे, ये हम कर देंगे 5/40, ठीक है, जिससे मेरा ये आंसर जो है ये आ जाएगा 0.125, ठीक है। वेट हमारे पास है ही सबके, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा स्वैप रेशो। अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, देखो तो ये वीक के पास शेयर्स थे 15 लाख के शेयर्स हैं, 15 लाख के शेयर्स, और स्वैप रेशियो 0.175, ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2.625 लाख के मर्जर के बाद। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट निकालनी है। बैलेंस शीट में देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं, वीक का पहले कॉपी पेस्ट, स्ट्रॉन्ग का कॉपी पेस्ट सेम, मर्जर का निकालना है। मर्जर के केस में भी देखो अब क्या कर सकते हैं हम, कैश इन हैंड प्लस बैलेंस इन्वेस्टमेंट एडवांसेस अदर एसेट्स डिपॉजिट और अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। अब ये तीन चीजों को छोड़ते हैं, अब इसमें पहले सबसे पहले शेयर निकालते हैं। शेयर देखो, अब ये शेयर जो है हमारे पास कितने थे, ये है 50 लाख के स्ट्रॉन्ग बैंक के, ठीक है, 50 लाख, और ये इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, पेड अप वैल्यू है 10 रुपीज की, ठीक है, तो यानी हो गए 500 लाख, ठीक है। वीक बैंक का निकालेंगे तो अभी है 2.625 मल्टीप्लाई बाय 10 26.25, यानी कि ये आ गया 526, ठीक है। शेयर कैपिटल हमने डाल दी। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बैंक का निकाला हमने, ठीक है, ये हमारा वीक बैंक का है 80 लाख का। अब हुआ क्या, ये जो हमने
चेंज किया। अब देखो क्या हुआ, पहले इसके पास शेयर्स थे वन, हाँ इसकी शेयर कैपिटल थी 150 लाख, ठीक है। अब इसकी शेयर कैपिटल हो गई 26.25, यानी कि इसकी शेयर कैपिटल गिर गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो गिरी हुई कैपिटल है, यानी कि अगर शेयर कैपिटल गिर गया तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड ऑन कर दिया, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जो है हमने इससे लेस कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया। अब देखो होता क्या है कि कोई भी मर्जर हो गया, एक्विजिशन हुआ, रिस्ट्रक्चर हो गया, तो उस केस में ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इस तरीके के, या फिर कॉस्ट ऑफ इशू होता है कुछ भी, ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो ये सब चीजें जो भी होती है ना, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट से ना एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें देखो एक चीज मैं बताता हूँ इसको ना, अगर जैसे कि अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये चीज तो ये समझ में ही नहीं आ रही, ये करते कैसे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे थे वहां पे माइनस किया था हमने, ठीक है ना। अगर देखा हूं मैं तुमको तो ये देखो यहाँ पे माइनस किया था, तो ये करना क्या है भाई, अभी समझ नहीं आ रहा। तो देखो इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ, कुछ मत करना। स्ट्रॉन्ग बैंक का तो निकाल लोगे, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वही लिखो, ठीक है। वीक का भी लिख लोगे, ठीक है, यानी कि टारगेटिंग कंपनी का भी लिख दो। उसमें क्या करना, जो पहले शेयर थे ना, जितने थे, शेयर कैपिटल जितनी थी वो लिखो, यानी कि शेयर कैपिटल 150 थी वो लिख दी। नई कितनी है वो लिखो, यानी कि नई ये है, दोनों को माइनस कर दो, और यहाँ पे प्लस ही रखना, इसे माइनस मत करना, इसे प्लस करना, ठीक है। और ये जो आगे करोगे तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जैसे आ गया 5653.75। तो ये क्या उसमें भी काम करेगा, हाँ उसमें भी दिखाता हूँ। अब जैसे उसमें है 800, ठीक है, ये 800 पहले था, ये इसका था 500 टारगेटिंग कंपनी का, प्लस ये है मेरा एक्वायरिंग कंपनी का, टारगेटिंग कंपनी का। अब इसकी देखो शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, इसकी शेयर कैपिटल थी 100 की, ठीक है, ये मैंने प्लस में ही है, ठीक है, 100 किया, ब्रैकेट माइनस कर दूंगा। और अब कितनी है इसकी, अब है इसकी 150, मैंने बताया था ना अभी जब हमने लास्ट किया था, ये 150 आई है, 150 लैख, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 800, 500 और 100 माइनस 50, 150, यानी हो गया -150 लाख, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा ये बन गया टारगेटिंग कंपनी। तो अब चाहो तो इस वाले लॉजिक से भी काम कर सकते हो कि भाई साहब पहले तुम एक्वायरिंग कंपनी का लिखना, टारगेटिंग कंपनी का लिखना, फिर उसके बेसिस पे ये टारगेटिंग कंपनी के पुराने वाले शेयर्स, और अब कितने हैं वो उसे माइनस करना, ठीक है। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कुछ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो सब कुछ हमने रिजर्व एंड सरप्लस से नेट ऑफ कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई साहब हमें कार निकालना है, ग्रॉस एनपी निकालना है, ओके। अब कार कैसे निकालना है, ये तो फॉर्मूला पता ही नहीं, तो देख सिंपल, कार कुछ नहीं होता, कार होता है बेसिकली टोटल कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है ना। अब जब हमें जैसे ये पढ़ेंगे अपना, हाँ बैंक के रिलेटेड में जब हमने पढ़ी थी तो ये चीजें इंटर में भी देखी थी कि हम जब निकालते थे, या फिर बैंक एफ आर अकाउंटिंग में भी की थी, कि जो हमारे पास कैपिटल होती है, कैपिटल डिवाइड बाय आर डब्ल्यू ए, वो जब हम करते हैं तो ये हमारा आता है कार, कार रेशो कंपनी को मेंटेन करना होता था, सॉरी बैंक को। तो कार का परसेंटेज है कि वीक का कितना, स्ट्रॉन्ग का कितना, ठीक है। टोटल कैपिटल हमने निकाली अभी 180 और 6000, ठीक है। नेटवर्थ बोल लो, ठीक है, बुक वैल्यू बोल लो, ये तो ये आ गई। रिस्क की वेट एसेट्स ये तो है ही नहीं, तो ये निकलेंगे कैसे, अरे भाई जब कार दे दिया, कैपिटल एसेट दे, कैपिटल्स दे दिए, तो उससे निकाल सकते हैं ना। यानी कि अगर मेरे पास टोटल कैपिटल है, आर डब्ल्यू है नहीं है मेरे पास, कहा, यानी अगर मेरे पास ये ये दोनों चीजें हैं, तो मैं इसे तो निकाल ही सकता हूँ ना भाई, है ना, इसे बस डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरीके से 3600 ये आ जाएगा, 37,500 ये आ जाएगा, दोनों को मर्ज कर दो, ये फिगर आ जाएंगे। और इसको जब तुम डिवाइड करोगे, यानी टोटल कैपिटल बाय आर डब्ल्यू है, तो ये आ जाएगा 15.04। ग्रोस ग्रॉस एनपीए निकालना है। अब देखो एनपीए क्या होता है, एक चीज समझो, यानी मैंने जितना भी एडवांस दे रखा है, एनपी क्या होता था कि मेरे को जिनसे पैसा नहीं आ पा रहा है, वही तो एनपी होता था। अब पैसा किन से नहीं आ पाएगा, जिनको मैंने एडवांस दे रखा है, यानी कि एडवांस, यानी कि सपोज करो कि मैंने 100 रुपए का एडवांस दे रखा है, और उसमें से मेरे को 10 मेरे एनपीए बन गए, तो यानी कि 10% का मेरा ग्रॉस एनपीए हो गया, परसेंटेज हो गया, राइट। मेरे पास ग्रॉस एनपीए की वेटेज है 40%, 5%, एडवांसेस है मेरे पास दोनों के 3527,000, 3527,000, मैं ग्रॉस एनपी निकाल सकता हूँ कि भाई 1400 और 13,500, यानी कैसे हो गया, ठीक देखो
ग्रॉस एनपीए और ये एडवांस और ये आ जाएगा मेरा परसेंटेज। ठीक है, तो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो मैं ये तो निकाल ही सकता हूँ ना भाई, है ना, इजी है ना। तो इसे मर्ज कर देना, ये अपने पास आ जाएगा मर्ज 27 550। तो इसने देखो, इसने बोला ग्रॉस एनपी है, ठीक है ना, तो ग्रॉस एनपी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब फॉर द सेक अगर चाहो तो भले ही निकाल लेना कि 2750 डिवाइड बाई 13,500 करके, ये तुम्हारे पास 9.0 का परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज निकालने की इसमें वैसे जरूरत है नहीं, इसके आंसर में भी परसेंटेज नहीं दे रखा, बट फॉर द सेक निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन देखो, अब तक हम क्या कर रहे हैं, मर्जर इमर्जर मर्जर इमर्जर कर रहे हैं। तो इसमें अब पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसमें ये डीमर्जर की बात करते हैं भाई साहब, डीमर्जर भी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब ये बात करते हैं कि फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड है, दो डिवीजन है, एक फार्मा करके और एक एफएमसीजी है, यानी कि फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल ये बोलता है कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ओके, फॉर्च्यून इंडिया के, ओके, बराबर है 1 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 9 को, यानी कि 9/10, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, 2009 से 2010 का। ठीक है, फॉर्च्यून फार्मा को ये लोग फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड बनाना चाहते हैं, यानी कि ये और ये। okay। तो अब ये क्या बोलता है, इसे क्या चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड ऑफ रुपीज 1 रुपए के शेयर इशू करेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, और ये यानी कि शेयर्स इशू करने में बिलीव कर रहे हैं कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं देंगे, कैश वैश नहीं देंगे, ट्रांसफर करेंगे सारी लाइबिलिटी और एसेट को बुक वैल्यू पे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी पहले लाइबिलिटी एसेट डीमर्जर की बात देखो आपके को। फॉर्च्यून इंडिया ये है अपना, कुछ नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब एक चीज देखो, ये बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ये कहीं बैलेंस शीट है, इसमें भी नहीं लिखा, ये दिख भी नहीं रहा। बैलेंस शीट होता तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे इक्विटी शेयर होते, ठीक है, और अगर इनको टोटल भी करोगे तो इनका टोटल ये मैच करेगा भी नहीं। तो अब हमें इक्विटी शेयर निकालनी पड़ेगी, यानी कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या किया, पहले एसेट लिखे सारे जितने भी थे हमारे, फिर उसके बाद हमने सारे की सारी लाइबिलिटीज लिखी और उससे हमारी कैपिटल आ गई। अब ये हमने फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड अलग कर दिया। ठीक है, तो फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड हमने सारा वही एसेट लिखा, लाइबिलिटीज लिखा, उसका भी अलग कर दिया। अब उसके बाद कुछ फिगर्स तो बच गई ना, अगर जैसे देखो फिक्स एसेट 20,400 है, फार्मा में गई 7,740 की, तो इसका जो दूसरा डिवीजन है यानी बचा कुचा सब उसका, तो वो अभी हमने लिखा, उसके सारी लाइबिलिटीज लिखी और ये हमारा कैपिटल आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या बोलता है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 9-10, देखो अब यानी कि ये जो डीमर्जर हुआ है ना, वो ईयर के से पहले हो गया, ठीक है ना, यानी ईयर की स्टार्टिंग में ही हो चुका है। ठीक है ना, और ये बात कर रहा है अब उस ईयर के प्रॉफिट की, तो ये बात कर रहा है कि 11,400 फॉर्च्यून इंडिया ने कमाया। अब ईयर यानी कि मर्जर, डीमर्जर के बाद की बात कर रहा है, तो ठीक है, डीमर्जर के बाद अब चाहे तुम फॉर्च्यून इंडिया बोल लो या फॉर्च्यून फार्मा एफएमसीजी वाला बोल लो, ये दोनों तो सेम ही है, क्योंकि अब फॉर्च्यून इंडिया में फार्मा का डिवीजन तो रहा ही नहीं, क्योंकि ईयर तो अब क्या कहते हैं, ईयर की स्टार्टिंग, ईयर का क्या बोलते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर का ये प्रॉफिट बता रहा है, और उस ईयर में फार्मा लिमिटेड अलग है। ठीक है, और 1470 ये फार्मा का बता रहा है। तो हमने क्या किया, इसे कुछ नहीं लिख लिया कि 14 फार्मा 1470, फॉर्च्यून एफएमसीजी बोल लो या फिर इंडिया बोल लो 11,400, सेम वही मार्केट प्राइस है 2450 का फार्मा का, 2450 का मार्केट प्राइस फार्मा का। अब देखो इस पे ध्यान मत देना, ये जितने भी शेडेड्स है ना, इस पे ध्यान मत देना, ये फिगर्स हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अभी। एवरेज पी रेशो है एफएमसीजी 2442 और फार्मा का 25, ये पी 2542 फार्मा। ठीक है, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड। अब इसे क्या चाहिए, रेशो चाहिए भाई सबसे पहले तो, कि भाई किस रेशो में हम जो शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेंगे। अब देखो एक चीज समझो, इसमें कुछ ईपीएस भी नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर शेयर्स निकालने तो अब हमारे पास शेयर कैपिटल है बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास ये शेयर कैपिटल तो है बट कुछ इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, हम ईपीएस निकाल सकते हैं, हमारे पास एमपीएस है, पी रेशियो है, तो ईपीएस भी आ जाएगा, अब ईपीएस आ गया, प्रॉफिट हमारे पास है पहले से, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल देंगे 1500 का। अब देखो 1500 का शेयर फार्मा को वो है, यानी कि टारगेटिंग कंपनी एक तरीके से, ठीक है। 1500 के शेयर्स पहले कितने थे,
पहले थे 3000 के शेयर्स टोटल, ये अभी हमने यहाँ देखा 3000 शेयर्स थे पहले, राइट। तो यानी कि जो हमारे पास टोटल जो हमने शेयर्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, 0.5। जिसे हम बोल सकते हैं कि हमने एक शेयर के बदले में दो शेयर दिए हैं, बराबर। तो बस वही है, नंबर ऑफ शेयर्स 1500, 3000 के शेयर्स यहाँ पे थे तो 1/2। इसका जो पहला आंसर है, द रेशो, क्या रेशो है, तो इसका रेशो बता दिया हमने, इसका रेशो है 0.5। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून इंडिया एफएमसीजी, देखा यहाँ पे भी इसने एफएमसीजी लिख दिया ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि ये खुद जानता है कि भाई एफएमसीजी इंडिया एक है, तो इसका मार्केट प्राइस जानना है। देखो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पीई रेशो भी है, प्रॉफिट भी है, बट एफएम कहते हैं एमपीएस डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। एक चीज कर सकता हूँ मैं ईपीएस निकाल सकता हूँ, राइट। एक मेरे पास प्रॉफिट भी है, नंबर ऑफ शेयर्स भी है, तो मैंने क्या किया, ईपीएस निकाला। अब ईपीएस है, पी रेशो है, तो मेरा मार्केट प्राइस भी निकल जाएगा, इजी। बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर, ओके। बुक वैल्यू चाहिए, अब बुक वैल्यू के लिए देखो भाई, बुक वैल्यू इसने दे रखी है 21,000 और 24,000, कुछ चाहिए 21,000 24,000 लिखा, नंबर ऑफ शेयर अपने पास है, बुक वैल्यू पर शेयर आ जाए, इजी, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, वैसे कोई वो नहीं है। इसमें ना एक चीज ध्यान रखो, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझो पहले। ये कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में बात करता है, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, इक्विटी कांट बी नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होता है, लेट से अज्यूम करते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर और डेट मिला के हैं 100 टोटल, ठीक है, जिसमें से मेरा डेट ही है 150, अगर क्वेश्चन वैसा दे रखा हो तो अब एक चीज समझो भाई साहब, इक्विटी अब क्या बोलोगे कि भाई साहब अगर टोटल 100 है, डेट मेरे 150 के हैं, इक्विटी क्या मेरी 50 की हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, अरे नहीं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्विटी कैसे नेगेटिव हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में मानेंगे कि ये जो 100 रुपीज का टोटल है ना, यही 100 रुपीज का डाटा है, यानी कि ये 150 नहीं, ये 100 रुपीज ही है। तो वही है यहाँ पे कि इक्विटी कान बी नेगेटिव, मेक इक्विटी जीरो, और रेस्ट ऑल अज्यूम एज डेट, ठीक है ना। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को 15 को करते हैं, क्वेश्चन में सिंपल डिम्पल आर प्लानिंग टू मर्ज, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टोटल वैल्यूज ऑफ कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्चुएटिंग बिजनेस कंडीशन, ओके। बिजनेस कंडीशन तीन तरीके के, हाई मीडियम स्लो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द टोटल वैल्यू डेट, ये बात कर रहे हैं कि भाई ये डेट और इक्विटी दोनों है, ओके, दोनों कंपनी का। ये प्रोबेबिलिटी है कि हाई ग्रोथ की कितनी, मीडियम की कितनी, स्लो की कितनी रहेगी। तो उस केस में हमें डेट और वो निकाल के देना है इक्विटी, आई थिंक। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट, हाँ, एंड इक्विटी, ओके। करंट डेट जो है डिम्पल का, याद रखो ये डिम्पल है, सिंपल का नहीं भाई, ये गलती से भी सिंपल यानी कि इसका कंसीडर मत कर लेना, ये गलत हो जाएगा नहीं तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने का। सिंपल लिमिट 460 यानी ये इसका है। ये बात करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट निकालनी है, इक्विटी निकालनी है सेपरेटली। अब देखो इस लाइन का बहुत मतलब है, सेपरेटली फॉर द मर्ज्ड एंटिटी। ये बात कर रहा है कि जो ये हम डेट की और इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे ना भाई, चाहे हाई में निकालें, चाहे मीडियम में निकालें, चाहे स्लो में निकालें, वो सेपरेटली निकालनी है भाई, ठीक है ना, मर्ज एंटिटी। तो इसलिए इसे गलती से भी ना कंसोल में मत कर देना, इसे क्या हमेशा अलग से निकलेगा। अब देखो इसका फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको समझते हैं, जैसे हमने हाई लिखा, मीडियम लिखा, स्लो लिखा, डेट प्लस इक्विटी कितना, ठीक है। सिंपल लिमिटेड का डेट लिखा, इक्विटी लिखा। अभी आप ये बोलेंगे कि भाई साहब डेट तो माइनस में हो ही नहीं सकता, वो सॉरी इक्विटी माइनस में हो ही नहीं सकता, ये -50 कैसा है देखते हैं अभी। डिम्पल का भी लिखा, डेट में लिखा, इक्विटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल का हम निकालेंगे डेट इक्विटी, प्रोबेबिलिटी लिखा, डेट अपने पास देखो, डेट मैंने 410 कर दिया ना, क्यों, क्योंकि ये 410 था और इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता, और इक्विटी कितनी करती मैंने, जीरो। सेम किया, प्रोबेबिलिटी से डेट को मल्टीप्लाई किया, ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, टोटल आ गया 450। सेम प्रोबेबिलिटी को मैंने इक्विटी से किया और मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, ये आ गया टोटल। सेम मैंने डिम्पल के केस में किया, इससे मेरा सिंपल और डिम्पल का एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो, डेट 450, इक्विटी 160, इक्विटी 160 और 450 का ये, डिम्पल 65 का डेट और 758 की, बस ये क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ये बात करता है
Okay, the equity shares of XYZ Limited, okay, XYZ Limited are currently traded at 24 rupees per share in the market. XYZ Limited has total 10 lakh इक्विटी शेयर्स, ओके। आउटस्टैंडिंग शेयर्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 40% की है XYZ लिमिटेड में। पी क्यू आर विशेष टू एक्वायर, देखा, अब XYZ लिमिटेड देख के ऐसा लगा था कि भाई से भी तो एक्वायरिंग कंपनी होगा, बट एक्वायर कौन कर रहा है? PQR। ये तो टारगेटिंग कंपनी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ लाइकली सिनर्जीज। बहुत बढ़िया। द एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी सिनर्जीज इज 80 लाख, ओके। सिनर्जी की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। फर्दर PQR feels that management of XYZ Limited has been overpaid. With better motivation, lower salaries, fewer perks for the top management will lead to saving of 4 lakh. Top management with their families are promoters of XYZ Limited. Present value of these savings would add 30 lakh, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो सेविंग्स है, इसमें दो चीजें हैं, सिनर्जी भी है, प्रेजेंट सिनर्जी की प्रेजेंट वैल्यू भी है और सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू भी है, ठीक है। PQR का EPS दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, मार्केट वैल्यू दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर विच PQR लिमिटेड कैन ऑफर टू पे फॉर XYZ। देखो, अब जैसे ही बात कर रहा है मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी की, यानी कि MPS की बात कर रहा है कि भाई साहब मार्केट प्राइस जो रहेगा ना, वो मैक्सिमम कितना देने को तैयार है PQR XYZ लिमिटेड को, ठीक है। यानी कि इसमें हमें मार्केट प्राइस को बेस लेके करना पड़ेगा, ना कि हम EPS को बेस लेके कर सकते हैं इनसे, ओके। तो हमारे पास जैसे डेटा लेते हैं, MPS लिखा हमने दोनों का, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास दोनों की, ठीक है। यहाँ पे होगा 10 लाख XY का है और 15 लाख PQR का है, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस निकालना है, तो यानी कि MPS लेंगे। अब याद रखो, जब EPS लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट आता है, जब MPS ले रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल चाहिए, बट ठीक है। और सिनर्जी सेविंग्स हमारी सेम, इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो हमने मार्केट शेयर लिखा, मार्केट प्राइस लिखा 40 का, जो हमारा ये वाला है मार्केट कैपिटल, हमने लिखा 240 लैक्स का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MPS, और नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MPS XYZ का 240 लाख और 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो गया 600 लाख, ठीक है। सिनर्जी हमारे पास 80 लाख की थी, सेविंग हमारे पास 30 लाख का थे, नंबर ऑफ शेयर्स हमने लिखा 15 लाख के PQR के, 10 लाख के शेयर XYZ लिमिटेड के, ठीक है। SCR हमें निकालना है, XCR तो पता ही नहीं है, उसे चाहिए भी तो वही, आप मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी मतलब कि कितना देने को वो ऑफर रेडी है। तो SCR आ गया 0.875, ठीक है, 0.875 आ गया। अब MPS है मेरा 40, ठीक है, MPS मेरा 40 है और 0.875 SCR है, तो ये मेरा आ जाएगा 35। ये SCR क्यों निकाला? SCR मैंने निकाला क्योंकि देखो, अब मेरे पास अगर ये है MPS A प्लस बी, अब मेरे को अगर ये निकालना है कि भाई मैं XYZ लिमिटेड को कितना दूं, अब कितना दूं, ये तो मेरा है ना। मैंने बताया था कि A प्लस बी तो यूजुअली एक्वायरिंग कंपनी का होता है, तो भाई टारगेटिंग कंपनी का निकालने के लिए मुझे SCR तो चाहिए ना। अब पूरे क्वेश्चन में SCR नहीं है, SCR अगर निकालना है उसके लिए फिर मेरे को SCR पहले निकालना पड़ेगा और फिर मैं MPS भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट व्हिच मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड विल विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या है, मिनिमम प्राइस जानना चाहते हैं जो मैनेजमेंट ऑफ द XYZ लिमिटेड है, वो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि 40%, ये 60% की बात नहीं कर रहा, जो फ्री फ्लोट है उसकी नहीं, पूरी कंपनी नहीं, जो ये 40% है ना, ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको ये जो है लूज करने को तैयार है, तो उसके लिए कितना प्राइस लेंगे। अब एक चीज समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ये टोटल है 10 लाख शेयर्स, ठीक है, 10 लाख शेयर्स, मार्केट प्राइस है 24 रुपीज की और इनके पास शेयर है 40% का, ठीक है। उसमें फिर हमें सेविंग कितने की हो रही है? 30 लाख की, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है कि भाई साहब हमने 80 लाख क्यों एड ऑन नहीं कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज समझो, अब होता क्या है, सिनर्जी क्या होती है पहले वो समझो। सिनर्जी क्या होती है, जैसे सपोज करो कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो जब ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ना, ठीक है, अब जैसे कंपनी ए अज्यूम करते हैं 100 रुपए कमा रही है, ठीक है, कंपनी बी है वो 70 रुपए कमा रही है, टोटल कितने हो गए 170 रुपए, बट ये दोनों मिलके 30 रुपए और कमा पा रहे हैं, ठीक है। यानी ये 30 रुपए कहाँ से आ रहे हैं भाई, दोनों का तो टोटल 170 है, ये 30 रुपए जो है ना इसे बोलते हैं सिनर्जी। भाई ये जब दोनों साथ में आए ना, तो उससे जो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है ना किसी रीजन से, वो सिनर्जी है। सेविंग्स क्या होती है भाई साहब, जब जैसे कि सपोज करो कि कंपनी बी जो है, कंपनी है बी 100 रुपए का खर्चा कर रही है, बट एक्चुअल में ये केवल 70 रुपए का ही खर्चा करेगी तो भी चल जाएगा। तो ये 30 रुपए की जो सेविंग्स होती है, जो 30 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है ना, ये बी की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें ए कुछ नहीं कर सकता, अगर ये ए हट भी गया तो भी बी उसे कंट्रोल कर सकती है अगर करना चाहे, बट जब ये दोनों साथ आएंगे तो ये सिनर्जी बनेगी।
ठीक है, यानी सेविंग्स का इन दोनों के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सिनर्जी का इन दोनों के साथ आने पर ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये 30 रुपए हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई ये कंपनी खुद से चाहे तो सेव कर सकती है, बट सिनर्जी सिनर्जी केवल तभी होगी जब ये मर्ज हो जाएगी, और मर्ज होने के बाद इसकी खुद XYZ की आइडेंटिटी बचेगी नहीं। वो क्या बचेगी? वो केवल PQR। तो पूरा का पूरा बेनिफिट PQR को ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आता। डिवाइड बाय करेंगे हम केवल 10 लाख रुपीज से जो इसके थे, ये हमारा आएगा 12.6 पर शेयर, यानी कि मिनिमम इतना प्राइस जो है वो रहेगा। ठीक है, अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता है, बट अगर तुमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर करना है ना, और ये क्वेश्चन को अगर तुमने एक बार समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है अभी। ठीक है, अब EFC लिमिटेड विशेष टू एक्वायर, यानी EFC लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी है, BCD लिमिटेड टारगेटिंग कंपनी है। ठीक है, दोनों के पास शेयर्स हैं 10 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि BCD लिमिट की, यानी कि जो वैल्यू है BCD लिमिट की वैल्यू, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। ओके, करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट BCD लिमिटेड का। ओके, ये ग्रोथ रेट है जो हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ते हैं ना जी, वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ EFC लिमिटेड। ओके, 8%। अब एक चीज याद रखना, ये जो 8% है ना, ये AFC लिमिटेड का नहीं है, ये है तो BCD लिमिटेड का ही, बट क्या है ना, ये है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ EFC। देखो, ये जो है ना, ये है प्री मर्जर। ठीक है, और ये जो है, ये हम बता रहे हैं कि भाई साहब अगर मर्ज हो गया तो क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि भाई साहब ग्रोथ रेट हमारी क्या रहेगी, वो है ये। ठीक है ना, अब देखो ढंग से पढ़ोगे तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल ऑफ EFC, यानी कि EFC के कंट्रोल में। अच्छा, EFC क्यों बोला? क्योंकि जब ये मर्जर हो जाएगा तो मर्जर के बाद तो EFC बचेगी ना, BCD तो कुछ बचना नहीं है, बट AFC में भी दो पार्टी रहेंगे, है ना। रहेंगे तो अगर तुम इसे अगर बाइफरकेट करोगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उसमें एक AFC रहेगा और एक BCD। तो वो ये बात कर रहा है कि जो ये BCD है ना इस पोर्शन में भी, तो उसकी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? अंडर द कंट्रोल। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस AFC का है, ये BCD का है अंडर 20, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है 0.60। अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है लास्ट। ठीक है, लास्ट डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड, एक होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो लास्ट डिविडेंड बोले तो अपना ये होता था D0। ठीक है, और एक्सपेक्टेड और फ्यूचर डिविडेंड को हम बोलते थे D1, यानी कि जो हम आने वाले ईयर के लिए में पे करेंगे वो। तो अब जैसे इसका डेटा को पॉपुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, ग्रोथ रेट 7%, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर कंट्रोल 8% का था, MPS दोनों का था हमारे पास, और डिविडेंड BCD का 0.60 था। ठीक है, अब इसने बोला कि वैल्यू में इंक्रीज को कैसे कितना इंक्रीज है वो बताएंगे। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे हमारे पास EPS नहीं है। ठीक है, अब हमें वैल्यू में चेंज बताना है, तो उसके लिए क्या लॉजिक हो सकता है भाई साहब हमारे पास? तो हमने क्या किया इसमें, देखो अब हमने BCD का KE निकाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला होता है भाई साहब, अपना होता है D1 डिवाइडेड बाय D0, ये प्लस में G। यही होता है हमारे पास। D1 है 0.60 का, ठीक है, P0 भी है 20 का, और G भी है अपने पास। ठीक है, कितने का? 7% का। तो मैं KE निकाल सकता हूँ, पुट किया, मेरा KE है 10% का। अब मैं निकालूंगा MPS कब? अंडर कंट्रोल ऑफ EFC। ठीक है ना, अभी तक तो मैंने क्या निकाला, हमारे पास जो ये MPS है ये कौन सा है? ये इसका नॉर्मल MPS है, और जो हम MPS निकाल रहे हैं अंडर कंट्रोल, यानी कि एक तरीके से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी, जिसमें हम इसको ट्रू वैल्यू करना चाहेंगे। तो वो क्या है, अब हमारे पास D1 तो सेम ही रहेगा। ग्रोथ मेरी क्या रहेगी फिर, अगर मेरे को अंडर कंट्रोल निकालना तो 8% लूंगा, P0 मेरे को निकालना ही है, और KE मेरे पास 10% है। तो सेम फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, हमारे पास MPS आ गया 30 रुपए का। ठीक है, अब वैल्यू में कितना इंक्रीज हो गया, यानी कि 30 था, सॉरी 20 था, और फिर अब 30 हो गया, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख के शेयर्स हैं, तो 50 लाख की इंक्रीज इन वैल्यू है। ठीक है, दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ अफोर्सेड कंडीशन कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर। अब देखो, इसने शेयर होल्डर्स को होने वाले गेन और लॉस के बारे में पूछा है कि इफ AFC लिमिटेड वर टू ऑफर वन ऑफ इट्स शेयर फॉर एवरी 4, यानी ये बात कर रहा है कि ये एक शेयर देगा BCD लिमिटेड के 4 शेयर के बदले। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है भाई। हमने क्या करेंगे, MPS निकालना पड़ेगा। MPS इसने क्या बोला है, क्या निकालने को बोला है? हाँ, गेन निकालने को बोला है ना।
ईपीएस देखो अपने पास नहीं है पर एमपीएस है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट कैपिटल निकालेंगे एएफसी का, फिर बीसीडी का निकालेंगे। ठीक है, तो ये 1000 एएफसी का आ गया, यहाँ पे 150 जो है ये बीसीडी का आ गया। याद रखो इस बीसीडी के केस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे, कौन सा, ये वाली इंट्रिंसिक वैल्यू जो 30 रुपए हमने निकाली ना ये, ठीक है ना, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 150, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम देखो हम कंपनी को मर्ज करने वाले हैं, ठीक है, तो कंपनी को मर्ज करने के लिए उसकी ट्रू वैल्यू पे ही एक्वायर करेंगे, तो ट्रू वैल्यू इसलिए हम 30 रुपीज का लेंगे। शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 10 लाख के शेयर्स, 5 लाख के शेयर्स, और इसने जो एससीआर बोला, एससीआर कितना 1/4, तो ये कितना आ गए 1,25,000 के शेयर्स बीसीडी लिमिटेड के। हमारा एमपीएस निकल गया। गेन टू शेयर होल्डर्स निकालेंगे तो ये भी सिंपल है, अब कितना है 102, और बीसीडी का करेंगे 102 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा 25.55। ठीक है, पहले कितना था 100 और 20 था, गेन हो गया 2.20 का 5.55 का, यानी कि दोनों के केस में इंक्रीज इन वैल्यू है। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट है कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर्स, वही गेन बताना इफ एएफसी लिमिटेड पेस। अब अच्छा ये बात कर रहा है कि एएफसी लिमिटेड शेयर्स नहीं दे रहा, वो पे करेगा 22 रुपए फॉर ईच शेयर्स, यानी कि बीसीडी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में 22 रुपए देगा वो। अज्यूमिंग पी रेशो, एएफसी लिमिटेड का पी रेशो सेम मानना है, ठीक है ना, ओके, डज नॉट चेंज आफ्टर द मर्जर, ओके, मतलब मर्जर के बाद भी वो सेम ही रहेगा पी रेशो जो था पहले। ईपीएस जो है एएफसी का बीसीडी का वो है 8 2.5, और अज्यूम एएफसी लिमिटेड, अगर एएफसी इस पैसे को इन्वेस्ट करता तो वो 10 रुपए का इंटरेस्ट कमाता, यानी कि उसने बोरो नहीं कर रखा, इसने अपनी एक तरीके से रिटेन अर्निंग में से दिया है जो उसके पास पैसा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स डाले, एमपीएस हमारे पास है 100 का, 30 का, ईपीएस हमारे पास है 8 और 2.5 का, पी रेशो हम निकाल लेंगे एमपीएस और ईपीएस से। ठीक है, अर्निंग पर आफ्टर टैक्स भी निकाल लेंगे हम, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा अपना ईपीएस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है, 8/10 और 2.5/5। ठीक है, फिर हम ईपीएस निकालेंगे, सिंपल है, 80 लाख का ये हो जाएगा, 12 लाख का हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 लाख के शेयर्स। ठीक है ना, 5 लाख के अपने शेयर्स थे, 22 रुपीज ईच हम देने वाले थे, 10% का उसमें हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। अब इसमें हमने टैक्स नहीं लिया, बट क्या है ना कि देखो अब क्वेश्चन को तुम देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स के बारे में बात ही नहीं किया है, तो इसलिए हमने इस टैक्स को कहीं कंसिडर कर ही नहीं रखा। ठीक है ना, यहाँ पे फिर हमने एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स लिए, और टारगेटिंग कंपनी के लिए क्यों नहीं लिए, क्योंकि टारगेटिंग कंपनी को भाई हम कैश तो पे कर रहे हैं ना, तो अब जब कैश दे रहे हैं तो शेयर थोड़ी ना देंगे उसको। ऐसे करके मेरा ईपीएस निकल जाएगा, एमपीएस निकालने के लिए पी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, एमपीएस निकल जाएगा, और गेन टू शेयर होल्डर्स करेंगे तो गेन कितना 101 का अभी, और पहले था 100 का, 1.875 का गेन आ जाएगा। ठीक है, अब सेम गेन क्या हम बीसीडी के लिए भी निकालेंगे, नहीं भाई, बीसीडी को हमने पैसे देके सरका तो दिया, अब हम उससे क्या बोलते हैं शेयर थोड़ी ना दे रहे हैं, जब शेयर्स देंगे ही नहीं तो शेयर होल्डर को कोई गेन भी नहीं होगा आने वाले उसमें टाइम में, राइट, उस तरीके से। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सिंपल बात करता है कि टारगेट लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर एमएस लियोपार्ड लिमिटेड, ओके, ये बैलेंस शीट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ, बात करता है मेक ए रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, एडवाइज देम अबाउट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ये बात करता है कि भाई साहब ऑफ द, यानी कि टारगेट कंपनी के रिस्पेक्ट में हमें रिपोर्ट बनानी है और ये बताना है कि भाई साहब ये लियोपार्ड को एक्वायर करना क्या सही है कि नहीं है, इसको एक्वायर करना फीजिबल है फाइनेंशियली, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ लियोपार्ड लिमिटेड, ओके, ये विल गेट 1 शेयर इन टाइगर लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स, यानी कि 1/2 का रेशो रहेगा, यानी कि 35,000 के जो है शेयर्स मिलेंगे, करेक्ट, ओके। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आई टू बी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड एट 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो हमने जो ये शेयर्स दिए हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए हमने पैसे भी दिए हैं। अब इस शेयर की प्राइस देखते हैं एक बार, हो तो शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड वुड बी इशूड एट इट्स करंट प्राइस ऑफ 15। अच्छा, तो ये जो 35 रुपीज के शेयर हमने इशू किए हैं ना, ये 15 रुपीज के हिसाब से इशू किए हैं, ठीक है, डन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। डिबेंचर्स विल बी गेट 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन द परचेजिंग, एक हमने 13% के डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे इशू किए हैं फॉर द सेम अमाउंट, यानी कि 3 लाख रुपए के ही हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए। ओके, तो एक बार इस पूरे डेटा को लिखते हैं। इक्विटी शेयर्स हमने लिखे 35,000
₹15 के हिसाब से। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम देने वाले हैं, हम 13% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी देने वाले हैं। डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज ₹2 लाख, यानी कि दोनों ₹2 लाख में रियलाइज हो जाएंगे। तो वही हमने इन दोनों को लेस किया, भाई साहब एसेट भी तो है। फिर एक हमारे पास कैश पड़ा है, तो इस कैश को भी हम नलीफाई करेंगे। तो कैश जो है हमारे पास 50,000, यानी टोटल आउटफ्लो कितना हो गया हमारे पास 10,75,000, जिसे परचेज कंसिडरेशन भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, अब इसने क्या बोला, टारगेट लिमिटेड हैज डिसाइडेड, यानी कि अच्छा एक्वायरिंग कंपनी डिसाइड कर रही है। तो एक्वायरिंग कंपनी क्या डिसाइड कर रही है कि भाई ये लियोपार्ड लिमिटेड जो है एक सेपरेट डिवीजन रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिससे ये कैश फ्लो अर्न करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख पर ईयर। ओके, फॉर 6 ईयर। अच्छा 6 साल तक ये 5 लाख रुपए जो है अर्न करेगा, और आफ्टर द 6 ईयर ये इसे डीमर्ज करके डिस्पोज ऑफ कर देगा 2 लाख रुपए में। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी 16% की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि हम कैश फ्लो बनाएंगे 5 लाख रुपीज का 6 ईयर तक के लिए। 6 ईयर पे ये 2 लाख रुपीज का डिस्पोजल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो यही वाले फैक्टर जो है फिगर्स हैं, इन्हीं को कंसिडर करना। अब देखो कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में जैसे जब तुम ये खुद से निकालने जाओगे ना, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे शायद 0.552 ना हो, यहाँ पे शायद से 0.483 हो, मे भी पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा। बट अगर फिगर क्वेश्चन में ये 552 है तो 552 ही लेना, क्वेश्चन से बहसबाजी नहीं करने का। ये वाली फिगर लेंगे, हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है 90,24,000। कैश आउटफ्लो था 10,75,000 का, वो हमने माइनस किया, एनपी भी आ गया 8,49,000, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो यानी कि कंपनी फीजिबल है, इसे ये फाइनेंशियली फीजिबल है और इसे लियोपार्ड को एक्वायर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे एक रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन। रीस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ने की बात है, देखने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस शीट दे रखी है, कंपनी डिड नॉट परफॉर्म वेल, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो रीस्ट्रक्चरिंग की जो हमने समझा था, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, जितने भी अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते तो शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स तो केवल जिन वो होते हैं जिनका शेयर्स है। स्टेक होल्डर्स बोले तो ये डिबेंचर्स, लोन, बैंक्स, क्रेडिटर्स, अपने डेटर्स, ये सब, इन सबको मिला के ये सारे के सारे जितने होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि भाई साहब वो कितने कम पैसे लेने को तैयार हैं, या फिर उनसे कितने पैसे रिकवर कर सकते हैं हम। ठीक है ना, इट मे भी पॉसिबल कि भाई अब ट्रेड क्रेडिटर से 300 लाख लेने की जगह ये बोलते हैं कि भाई हम 200 लाख में सेटल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें शेयर्स दे देना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। सफरेबल सीजेबल लॉसेस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ऑब्वियसली बात है, लास्ट फ्यू ईयर से लॉस में चल रही है तो दिक्कत आनी है। इट इज नाउ फेल्ट दैट द कंपनी कैन बी नर्स्ड बैक टू द हेल्थ बाय प्रॉपर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। और रिस्ट्रक्चरिंग करवाने की बात कर रहे हैं, स्कीम रिस्ट्रक्चरिंग में, रिकंस्ट्रक्शन में ये जा चुका है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या चाहता है। ये चाहता है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का इंपैक्ट बताना है, आल्सो प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट। ओके, न्यू बैलेंस शीट बनानी है, अज्यूमिंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंटेड इन लेटर इन स्पिरिट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट भी बनानी है, ये मान के कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन है ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे एक एक करके। ठीक है, इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके, ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर जो है रिड्यूस हो गया, यानी कि 6 लाख के शेयर्स 100 ईच थे, अभी 6 लाख शेयर 25 ईच हो गए। तो रिडक्शन कितनी हुई, 6 लाख के शेयर 75 ईच रिडक्शन हो गई फॉर 50 लाख। तो हमारे पास बचे कितने, 6 लाख शेयर 25 ईच के। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमने ये 6 लाख के शेयर 25 ईच किया था, और एक जगह हमने जो स्प्लिट अप किया था, अगर याद होगा तो या यहाँ पे हमने किया था, जो शेयर्स थे हमारे शेयर कैपिटल को, यानी हमने शेयर को चेंज किया था, शेयर कैपिटल को चेंज नहीं किया था। बट यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेयर को चेंज नहीं कर रहे हैं। देखो, ये हमने शेयर कैपिटल चेंज कर दी, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, राइट, ऐसा क्यों? तो भाई एक चीज समझो, यहाँ पे इसने बोला है शेयर आर टू बी रिड्यूस, हमें रिड्यूस करने हैं। वहां पे स्प्लिट अप था, स्प्लिट अप के केस में भाई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदलते हैं। ठीक है, उसके सॉरी, स्प्लिट अप के केस में नंबर ऑफ वो शेयर कैपिटल नहीं बदलती, नंबर ऑफ शेयर्स बदलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसने बात कर दी कि इक्विटी शेयर्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि इसमें शेयर्स नहीं रिड्यूस हो रहेंगे। यहाँ पे जो शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं ना, वो बात करेंगे। ठीक है, जो शेयर्स की वैल्यू जो 100 रुपए थी वो 25 रुपए पर हो गई है फुल्ली पेड अप, यानी कि जो किसी टाइम पे ये 100 रुपीज फुल्ली पेड अप था, आज वो 25 रुपीज फुल्ली पेड अप माना जाएगा। ठीक है ना, यानी कि शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि भाई हमें ये 600 लाख मत दो, ठीक है ना, 6 इंटू 100 लाख मत दो, हमें 6 इंटू 25 दे दो, यानी कि
हमें कितना दे दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये हो जाएगा, यानी कि बोल रहे हैं कि यार हमें 600 लाख नहीं, हमें 150 लाख दे दो, हम उसमें चला लेंगे काम, ठीक है। इसलिए ये 450 लाख से रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगला है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस, ये सेम भाई रिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना, विद द डिविडेंड रेट ऑफ 10%, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 50 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये बात देखो, अब इसमें दो चीजें हैं, विद डिविडेंड रेट, एक तो क्या किया ना इन लोगों ने, डिविडेंड रेट को चेंज किया, ये बोल रहे हैं कि ये 40% है ना, इसे 10% का डिविडेंड रेट, कोई बात नहीं। 2 लाख शेयर्स था 50 ईच हो चुके हैं, यानी 2 लाख शेयर्स 50 ईच पे तो एक तो रिड्यूस हो गए। फिर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स बच गए 2 लाख 25, 2 लाख 50 ईच, ठीक है। ये 25 नहीं आएगा, ये आएगा 50, ठीक है। यहाँ पे 100 ही रहेगा, बस वहाँ पे एरर है थोड़ा सा, ये 100 ही रहेगा, ठीक है। तो अब अगला आता है अपना, ये हमारे, ये हो गया, ये हो गया। अगला है डिबेंचर होल्डर्स हैव एग्रीड टू फॉरगॉट देयर इंटरेस्ट, इनके पास कोई इंटरेस्ट है, हाँ ये 26 लाख का इंटरेस्ट है, ये फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। यानी कि अपने पास डिबेंचर इंटरेस्ट जो है, ये अपना इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि हमारी ये तीन की तीन लाइबिलिटी जो है, ये तीनों लाइबिलिटी थी और तीनों लाइबिलिटी अब कम हो गई है, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कोई नहीं। फिर बिसाइड दिस दे हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट न्यू डिबेंचर्स कैरिंग कूपन रेट, अच्छा ये बात कर रहे हैं कि 13% का जो कूपन रेट था ना, अभी 9% के लिए रेडी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9% के डिबेंचर्स डाल दिए, सेम कितने थे 200, ये भी 200 के 200 लाख रुपए। अच्छा इसमें फिगर पे कोई चेंज पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। हमने क्या किया, हमने जो इनका इंटरेस्ट कूपन रेट था वो कूपन रेट ही चेंज कर दिया, हमने 13%, हमने बोला कि भाई आगे से हम जो आपको इंटरेस्ट देंगे वो 13% पे नहीं, वो हम आपको देंगे 9% पे। तो हमने बेसिकली इनके डिबेंचर्स की कैटेगरी बदल दी बस। अब उस कैटेगरी बदलने से फिगर पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। डिबेंचर्स जिसके पास पहले 10 लाख थे, जिसके पास 20 लाख थे, ऐसे करते हुए 200 लाख थे, वो आज उनके पास सेम ही रहेंगे कि भाई 10 के पास 10 ही रहेंगे, 20 के पास 20 रहेंगे, टोटल होकर 200 लाख ही रहेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अगला है ट्रेड क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो 25%, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं? 300 लाख, ठीक है। 300 लाख में 25% ये फॉरगो करने को तैयार है, 75 लाख है, लैक्स का अपने पास पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। फिर क्या है, फॉर द बैलेंस सम दे हैव एग्रीड टू कन्वर्ट देयर क्लेम्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अच्छा ये हमारे पास बच गए थे फिर 300 में से, राइट, 300 में से 75 चले गए थे, तो 25/25 ये अपने पास आ जाएंगे 9 लाख शेयर्स, ठीक है। तो यानी कि 9 लाख शेयर्स 25 ईच के हिसाब से इक्विटी शेयर हमने दे दिया है, और हमारे पास से यहाँ से ट्रेडर्स पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट हो गया। फिर अगला, इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर बैंक लोन, ओके, बैंक लोन की एक तो पेमेंट करनी है, एंड ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल, द कंपनी इशूज 6 लाख इक्विटी शेयर्स 25 ईच, ओके। तो ये कंपनी बोल रही है, एक तो भाई साहब ये बैंक लोन की पेमेंट करनी है, और जो ये वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कंपनी इशू, कंपनी ने क्या किया है, इश्यूज और द एंटायर सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन डाटा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, जो ये हमारे पास बैंक लोन था ना, बैंक लोन यहाँ पे 74 लाख का जो बैंक लोन था, और वर्किंग कैपिटल को बैंक लोन को हमने एक तो पे कर दिया, ठीक है। तो आप देखो पे करा है ना, तो हम एक चीज समझते हैं, कैश हमारे पास था 130 लाख का, ठीक है। पे करेंगे तो कैश पे फर्क पड़ेगा, बैंक का कैश था 130 लाख का, पेमेंट की 74 लाख की, ठीक है। और हमने वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए क्या किया, कंपनी ने इशू किए हैं 6 लाख इक्विटी शेयर्स, ओके, 6 लाख इक्विटी शेयर्स, द एंटायर सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, ओके, यानी कि सारा का सारा पैसा जो, यानी 6 लाख इंटू 25 लाख, ये देखो जो हमने ये नए शेयर इशू किए हैं ना, इसका जितना भी पैसा है ये सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही मिल गया हमें, ठीक है। एंड द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब द न्यू इशू, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, इन लोगों ने ही, जो हम ये नया सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, नए ये जो न्यू सब्सक्राइब किया है हमने, राइट, ये जो 6 लाख का किया है, इन लोगों ने ही इसे जो है सब्सक्राइब मतलब कि खरीद लिया है, और उन लोगों ने जो पैसा दिया है वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे दिया है। क्या हुआ कि अब जैसे 6 लाख इंटू 25,000 ये हो गया 150 लाख, तो न्यू इक्विटी, अब पैसा आया मेरे पास तो मेरा बैंक पे इफेक्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस ये था बैंक लोन की पेमेंट की, और न्यू इक्विटी से पैसा आया, तो मेरे पास कैश कितना हो गया 206 लाख का, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया, ये हो गया। अब अगला है, वाई लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड 250 लाख। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 200 लाख की थी, अब कितने की हो गई 250 की, यानी कि गेन हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हुआ मेरे को 50 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई 250 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी रिटर्न डाउन टू 104 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी 300 लाख की, अब कितने की हो गई 104 लाख की, यानी कि
रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 196 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी 104 लाख की हो गई। फिर बात करते हैं प्रोविजन जो है 5 लाख के बनाए फॉर द डेटर्स, डेट एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये मेरे पे डेटर्स कितने थे, 70 लाख के थे, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5 लाख का बनाया मैंने, डेटर्स थे 70 के। ये मेरे पास प्रोविजन जो है ये आएगा प्रोविजन। जो प्रोविजन है ये 5 लाख के आ जाएंगे, मेरे पास सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे 65 लाख के, ठीक है। 5 लाख का डेट बनाया, अब मेरे पास क्या बचा, इसमें कुछ बचा नहीं, ये वाला पॉइंट हो गया। अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये फॉर्म कर चुके, इसी पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स खत्म, शेयर दे दिए, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्सचर बचा है, डेटर्स उसको कैश हो चुके, ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर्स 50 लाख के बचे हैं, ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर्स 50 लाख के बना दिए हमने, और इन्वेंट्री बची है 150 लाख की, इन्वेंट्री 150 लाख की बचा दी, ठीक है। एक चीज बताई थी मैंने कि जब हम रिकंस्ट्रक्शन मर्जर अमलगमेशन करते हैं तो उस केस में इन तीनों को निकलता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ इशू है किसी तरीके के, प्रॉफिट लॉस के, इन सबको नलीफाई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास ये जो 10 रुपीज थे, 10 का मैंने मेरा एसेट था, यानी कि कम होगा, नेगेटिव किया, कॉस्ट ऑफ इशू जो थी ये भी हम लेस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट, और ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था एसेट साइड है, यानी कि मेरा ये लॉस है, राइट। तो ये लॉस को मैंने लिखा, मेरा फाइनेंशियली कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इस तरीके से जब मैंने यहाँ पे जो ये तीनों चीजें थी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इशू और प्रॉफिट लॉस, ये तीनों डाले, ये जीरो, और मेरा बैलेंस शीट मैच कर जाएगी 25 लैक्स, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस अच्छा है, मतलब इसमें बस पढ़ने में क्वेश्चन को समझने की बात है, ठीक है। ये बात करता है कि भाई साहब एक है अपने पास सिम्पसन है जो मर्जर चाहता है विल्सन के साथ, ओके। द डेटा बिलो आर इन द हैंड्स ऑफ बोथ ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, दोनों डायरेक्टर्स के पास डेटा है। सिम्पसन, द इशू एट हैंड इज हाउ मेनी शेयर्स, ओके। सिम्पसन शुड बी एक्सचेंज फॉर विल्सन, यानी कि ये बात कर रहा है कि सिम्पसन जो है एक्वायरिंग कंपनी है, तो कितने विल्सन के कितने शेयर के बदले जो है सिम्पसन के शेयर एक्सचेंज किए जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि सपोज करो कि सिम्पसन का एक शेयर देना है, तो विल्सन के भाई साहब कितने शेयर चाहिए होंगे वो बताने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया दोनों डायरेक्टर ने कि भाई हम तीन पॉसिबिलिटी निकालेंगे, तो भाई हमने 20,000 शेयर दिए, 25,000 शेयर दिए और 30,000 शेयर दिए। वी आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट टेबल डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट बताना है हमें, और ऑन ईच सेट ऑफ शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स के ऊपर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा डेटा दे रखा है, करंट अर्निंग, शेयर आउटस्टैंडिंग, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग वैल्यू, ये सब, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय सिम्पसन, फंड कितने शेयर वो इशू कर रहा है, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज रेशियो देखो, अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये जानना चाहता है कि भाई साहब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। अब इम्पैक्ट कैसे निकालेंगे, इम्पैक्ट निकालने के पहले वो ईपीएस निकालो, फिर गेन टू शेयर होल्डर्स निकालो, वैसा वाला नहीं है, वैसा नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना वैसा हमें, कि भाई ये देखो यहाँ पे जो है ये शेयर्स इसने दे रखे हैं, पहले हम इसका जो वो करते थे ना कि भाई साहब टारगेटिंग कंपनी डिवाइड बाय एक्वायरिंग कंपनी, वो करते थे, उसका ईपीएस का वो करते थे 10 डिवाइड बाय 4 करेंगे, ऐसा करना है, नहीं करना है। यहाँ पे इसने क्लियरली हमें शेयर्स दे दिए, अगर इसने शेयर्स दे दिए कि भाई साहब टारगेटिंग कंपनी के ये शेयर्स हैं, तो अब उस केस में हम एसईआर निकालेंगे थोड़ी ना, अब एसईआर का इसमें कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में वो जो हमने ये वाला लॉजिक लगाते आ रहे थे ना, एसईआर निकालो, एसईआर के लिए ईपीएस को हमेशा प्रीफर करो, फिर उसके बेसिस पे ये निकालो, ये नहीं करना है इसमें, ये नहीं करना है, ठीक है। इसमें एसईआर नहीं निकालेंगे क्योंकि एसईआर इसमें का लॉजिक देना ही के लिए इसने बात ही नहीं की, इसने डायरेक्टली हमें शेयर्स दे दी, यानी कि इसने हमें ये इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई एसईआर डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। ये 20,000, 25, 30,000 रुपये, ठीक है। पहले इसके पास शेयर्स थे 10,000 रुपये, यानी कि अब इसका एसईआर तो देखो सिंपल ही निकल जाएगा, लॉजिकल है कि पहले 10,000 थे, अब 20,000 हो गए, तो यानी कि इसका एसईआर कितना 2 कर दिया, पहले 2.5 और 3, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स, अब पोस्ट मर्जर क्या शेयर हो जाएंगे 20,000, तो देखो ये जो हमने दिए विल्सन को वो, और फिर सिम्पसन के 50,000 शेयर्स, तो ये कितने हो गए 70,000, 75 और 80,000, सिंपल। अब पोस्ट मर्जर बात करते हैं, स्टॉक पोस्ट मर्जर, अब एसईआर क्या रहेगा, पोस्ट मर्जर एसईआर है 2/7, 2.5/3/7,
ठीक है। अब देखो हमने ये क्या किया, हमें वैल्यू निकालनी है। ये क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी, यानी कि सिम्पसन के शेयर होल्डर्स का की वैल्यू क्या रहेगी और विल्सन की क्या रहेगी, ठीक है ना। क्या होता है, हम निकालते हैं आफ्टर मर्जर, फिर उसे माइनस करते हैं बिफोर मर्जर से, ठीक है। बिफोर मर्जर तो मेरे पास वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म। आफ्टर मर्जर तो मेरे पास कंसोल है ना। अब कंसोल को मेरे को अगर वो करना है, बाइफरकेट करना है, तो मेरे को इन दोनों का एक इंडिविजुअल रेशो बताओ कि भाई इसमें सिम्पसन का कितना है और विल्सन का कितना है। तो इसलिए हमने ये निकाला एक्सचेंज रेशो कि भाई अब ये पोस्ट मर्जर जो है, सिम्पसन का है 2/7, विल्सन का 5/7, इसी तरीके से 2/5, 7/5, 5, 7.5, 3/8, 4/8, इस तरीके से। फिर वैल्यू ऑफ शेयर जो है ये 35 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सिम्पसन से मल्टीप्लाई करूंगा, विल्सन से करूंगा, फिर से इधर सिम्पसन से हो जाएगा, विल्सन से हो जाएगा। अब देखो जैसे करके दिखाता हूँ, ये मैंने किया 35, ये 35 मल्टीप्लाई किया मैंने 2/7 से, ठीक है, ये आ गया 10 लाख, आ गया 10 लाख, ठीक है। और अगर मैं करूंगा 35 मल्टीप्लाई 2.5/7.5, तो ये आ जाएगा 11.667, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है और ये वाला आंसर हो जाएगा। अब तुम इसका आंसर देखोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेम है, 20,000 टू 2.5, 7,000, 70,000। फिर उसने विल्सन का निकाला, वैल्यू निकाली। अब देखो इसने क्या किया है, इसने पहले ये निकाला, फिर उसी की संगे संग वैल्यू भी निकाल दी। हमने पहले सेग्रीगेट किया एस दोनों को, ठीक है। हमने फिर विल्सन का निकाला, फिर विल्सन की वैल्यू इसने वही किया, फिर विल्सन निकाल दिया, विल्सन की वैल्यू, इस तरीके से। सिंपल है, बस यही था इसमें, इस तरीके से। देखो मोस्ट ऑफ द अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो अब हमने देखो क्या किया है, हमने ये वाला एससीआर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये वेटेज वाला भी पढ़ लिया, कैश वाला भी पढ़ा, रिटेन अर्निंग भी देखा और बॉर्डिंग भी देखा, ठीक है। सिनर्जी सेविंग्स के साथ ये निकालना भी देखा, एमपीएस भी देखा, और ये इसमें मार्केट वाला भी कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। टारगेटिंग कंपनी का भी देखा, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो भी देख लिया, ये भी देखा हमने। ये क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें हमने बेसिकली सेविंग को कंसीडर किया था, सिनर्जी को कंसीडर नहीं किया था, वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ट्रू कॉस्ट भी हमने निकालना देखा, शेयर होल्डर गेन भी निकालना देखा, ठीक है। और ये इक्विटी, जो इक्विटी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो वाला पॉइंट भी देखा। अब देखो इसमें हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कर लिया। इसमें से दो क्वेश्चन नहीं करे हमने, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और एक ये क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये भी बता देता हूँ ऐसा क्यों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो ये, इसमें बस इसलिए रखें ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो इसमें वही प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, ईपीएस दे रखा है, पी रेशियो दे रखा है। ये प्री मर्जर मार्केट वैल्यू जानना चाह रहा है, आराम से निकल जाएगा। फिर पोस्ट मर्जर इसमें विदाउट द डायल्यूशन मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कैन ऑफर विदाउट द डायल्यूशन। अच्छा देखो इसने बोला मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो चाहिए, यानी कि एक्वायर्ड कंपनी कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है, तो यानी कि इसका ईपीएस रखना, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले किया था 4 को रखा था ना, तो उसी तरीके से इसका ईपीएस माना जाएगा और इसमें एक्सचेंज रेशियो निकाल देंगे कि अगर ईपीएस सेम रखना चाहते हैं और एमपीएस सेम रखना चाहते हैं, उस तरीके से ईजी है, करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें जैसे लिमिटेड है, मर्ज्ड एंटिटी दे रखी है, ये कांस्टेंट है, बेसिकली बात कर रहा है कि 5 साल के बाद यस की तो 5% से ग्रोथ रहेगी कांस्टेंट, और मर्ज की 6%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है, ये साफ बता रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है ना। तो वो निकालोगे, उससे यस बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर निकल जाएगी, बिफोर मर्जर बोले तो ये, आफ्टर मर्जर ये, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगी कि भाई साहब वैल्यू ऑफ एक्विजिशन कैसी होती है, पोस्ट मर्जर माइनस प्री मर्जर, उस तरीके से। और गेन टू शेयर होल्डर्स निकालोगे, वो निकल जाएगा बस। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, देखो बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट पे ही है, बस इस वाले पे, ठीक है। या तो उसमें क्या है ना, ईपीएस निकालने को बोला, एमपीएस निकालने को बोला, या फिर एमपीएस इस वाले तरीके से जो मार्केट कैपिटल लेते हैं उसके तरीके से, या फिर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो बोल देता है कि भाई सब एक्वायर कंपनी का ले लो, या फिर टारगेट कंपनी के ज़्यादा मिलेंगे नहीं, एक दो क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो पे ही वो पूछता है बस। तो यानी कि अगर इस सारे कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दोगे तो मर्जर एंड एक्विजिशन का मोस्ट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने मर्जर एंड एक्विजिशन को खत्म किया। थैंक यू।